मैंने अपने वर्कर्स को अनलिमिटेड बर्गर्स और कोला प्रोवाइड किया और डेली 10 घंटे काम करने के बाद ही रेस्ट मिलता था। यहाँ तक कि वीकेंड पर ही एक डिसेंट मील मिलता था। सोचा था वर्कर्स जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, पर पहले ही दिन वर्कर्स बेचैन हो गए। बॉस, क्या ये हमारा लास्ट मील है? तीसरे दिन वर्कर्स बस देखता रह गया। अरे यार, तुम लोगों ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी इस कंट्री के लिए लॉयल्टी 100% है, जीरो बिट्रेयल। असल में ठीक 1 साल पहले मैं टाइम ट्रैवल करके इस एंशिएंट बॉर्डर टाउन में आ गया था और एक अल्टीमेट बर्गर सिस्टम अवेकन कर लिया था। सोचा था सिस्टम के सपोर्ट से जल्दी ही ये स्टार्ट ही एक्सट्रीम हेल डिफिकल्टी लेवल का है। मैं ब्लैंकली अपने हाथ के बर्गर को देखता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। बर्गर्स में हाई कैलोरीज है, कोला में हाई शुगर। क्या मॉडर्न कैपिटलिस्ट बॉस अपने वर्कर्स को क्विक एनर्जी देकर उन्हें एग्जॉस्ट करने के लिए यही ट्रिक यूज नहीं करते? मुझे अभी क्या चाहिए? प्लीज हमें सर्वाइव करने का एक चांस दे दीजिए। अगर अब खाना नहीं मिला तो हम सब स्टार्व होकर मर जाएंगे। उसके पीछे खड़े लोग भी डेस्परेशन में घुटनों पर बैठ गए। मैंने अपना थ्रोट क्लियर किया, ट्राइंग टू लुक स्ट्रिक्ट, जबकि अंदर से मैं पूरा पैनिक कर रहा था। स्टैंड अप, मैंने भारी आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, अब मैं तुम्हें सर्वाइव। एक वीक आदमी ने कहा। मुझे पता है, मैंने कहा। इसीलिए यहाँ का रूल है, नो सैलरी। क्राउड अचानक ब्लास्ट हो गई। बिना पेमेंट के काम? क्या ये हमें मारना चाहता है? चलो अटैक करते हैं। जब मैंने उन्हें अपने फिस्ट क्लेंच करते और उनके लिए एक वाटरी पॉरेज का बोल मिलना ही किसी मिरेकल से कम नहीं था। मैंने कोल्ड कैपिटलिस्ट स्माइल दी। पॉरेज? मैंने अपना हाथ हवा में वेव किया और चिल्लाया, फूड लाओ। सभी की शॉक्ड आंखों के सामने पेपर में रैप्ड बर्गर्स का एक माउंटेन अचानक एम्प्टी ग्राउंड पर अपीयर हो गया। उसके बगल में ब्लैक बॉटल्स का एक और माउंटेन था, जिसमें ब्लैक लिक्विड भरा था और धूप में बबल्स उठ रहे। ये क्या है? व्हाइट फ्लावर। मुझे स्मेल आ रही है, ये व्हाइट फ्लावर से बना है और इसके अंदर मीट भी है। सब लोग उस बर्गर माउंटेन को घूर रहे थे। मुझे ये ड्रामेटिक इफेक्ट बहुत पसंद आया। मैंने अपने हाथ में पकड़े बर्गर की एक ऐसे मैसिव मीट पैटी वाले फूड की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने केयरफुली एक बाइट ली। ब्रेड की सॉफ्टनेस, मीट पैटी का फ्लेवर, सॉस का स्वीट एंड सावर टेस्ट, ये सारे अननोन फ्लेवर्स उसकी टंग पर ब्लास्ट हो गए। वांग गेनशंग पूरी तरह स्टिफ हो गया। उसके रिंकल्ड चेहरे से उसके पीछे जिन भी रेफ्यूजीज ने बर्गर्स खाए, पहली बाइट लेते ही वो सब साइलेंट हो गए और फिर जोर जोर से रोने लगे। मैंने अपनी लाइफ में इतना अमेजिंग फूड कभी नहीं खाया। माम देखो, आपका बेटा मीट खा रहा है। इतनी बड़ी बाइट। बॉस, थैंक यू, हम मरने के लिए रेडी हैं। आफ्टर लाइफ में हम आपकी वर्शिप करेंगे। मैं अपना आधा खाया हुआ बर्गर पकड़े टोटली डम्फाउंडेड खड़ा था। शैटर हो गया। मैं तो एग्जैक्टली इविल कैपिटलिस्ट की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा। स्ट्रिक्ट वर्किंग हाउ, ₹0 सैलरी और सिर्फ हाई कैलोरी जंक फूड। ये तो एक स्टैंडर्ड विलन सेटअप है, राइट? पर उनके माइंड में ये फाइनल गुड बाय जेस्चर। क्राउड पूरी तरह से वाइल्ड हो गई। ओ माय गॉड, ये लास्ट मील नहीं है, हमें डिनर भी मिलेगा और वो भी डेली। बॉस एक लिविंग गॉड है, एक डिवाइन सेवियर जो हमें बचाने आए हैं। वाइन गेंसिंग एक्साइटमेंट से कांप रहा था। वो खड़ा हुआ और सबसे चिल्लाकर बोल। वो पूरी तरह फ्रीज हो गया। ये ब्लैक मैजिक वाटर पीने के बाद तो पेट में हथौड़े जैसा फील हो रहा है। पूरी बॉडी पावर से भर गई है। ये जरूर कोई डिवाइन ड्रिंक है। एक के बाद एक बर्ब की आवाजें आने लगी। साथ में अमेज्ड एक्सप्रेशंस भी थे। उन्हें अपनी बॉडी में एक अनप्रेस अपने टूल्स उठाकर टूटी हुई वॉल्स की तरफ चार्ज कर गए। वो अपनी लाइफ रिस्क पर डालकर रॉक्स कैरी कर रहे थे और मड मिक्स कर रहे थे। एकदम मैडनेस के साथ काम कर रहे थे। जो मासिव स्टोन्स पहले 10 लोगों से भी नहीं हिलते थे, अब 3-5 बर्गर खाए हुए मस्कुलर मैन एक लाउड रोर के साथ उन्हें इजिली उठा रहे थे। वॉल्स एक सुबह, दोपहर, शाम स्ट्रिक्टली अनलिमिटेड बर्गर्स और कोला सप्लाई करना था और रेफ्यूजीज एकदम ऑटोमेटेड मशीन्स बन चुके थे। दिन भर सिर्फ खाना, सोना और क्रेजी स्पीड से काम करना। उन्होंने खुद ही शिफ्ट्स ऑर्गेनाइज कर ली थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर 24/7 काम चल रहा था। मैं टोटली कंफ्यूज था। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं अपनी टूटी कुर्सी पर, रात गहरी हो चुकी थी। कैंप में कोई आग नहीं जल रही थी, लेकिन कोई सो भी नहीं रहा था। सब अंधेरे में एक टेंस एटमॉस्फेयर में बैठे थे। वांग गेनशंग बिल्कुल सेंटर में बैठा था। उसने अपनी आवाज लो रखी और इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ बोला, सब बताओ, इन 3 दिनों में तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एक मुस्कुलर आदमी भारी आवाज में बोला, चीफ, मुझे लगता है मेरी पावर अनलिमिटेड हो गई है। पहले 100 पाउंड, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वांग गेनशंग ने अग्री करते हुए अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा और भी सीरियस हो गया। मैंने अपनी 60 साल की लाइफ में बहुत कुछ देखा है। हम जो खा रहे हैं उसे बर्गर कहते हैं। वो प्योर व्हाइट फ्लावर से बना है, जिसमें प्रीमियम बीफ पैटी है। और वो ड्रिंक जिसे कोला कहते हैं, वो एक मैजिक पोशन है जो इंस्टेंट स्टामिना रिस्टोर कर देता है। वो रुका और उसने चारों तरफ देखा। सबकी आंखें उसी पर फिक्स थी। बॉस एक प्राइवेट आर्मी ट्रेन कर रहे हैं और वो भी हमें टॉप टियर सुसाइड स्क्वाड बना रहे हैं।
सुसाइड स्क्वाड। ये वर्ड सुनते ही कैंप की हवा जैसे फ्रीज हो गई। सुसाइड स्क्वाड क्या होता है? ये वो एलीट हम क्या थे? सिर्फ होमलेस कचरा। पर अब बॉस ने हमें वो डिग्निटी दी है जो हमने कभी नहीं देखी। हमें वो फूड दिया है जो सिर्फ गॉड्स ही डिजर्व करते हैं। बॉस सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। एक सुप्रीम सुसाइड स्क्वाड खड़ी करना एम्पायर को शॉक। कुछ में तो अपनी उंगलियां काट ली ताकि दीवार पर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट लिखकर अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सके। ठीक उसी वक्त मैंने टेंथ का पर्दा हटाया और यौन करते हुए अंदर आया। मैं बस चेक करने आया था कि ये सोए हैं या नहीं, और उन्हें वार्निंग देने आया था कि इतना ओवरवर्क मत करो। अगर कोई हार्ट अटैक से मर गया तो मेरा रूथलेस कैपिटलिस्ट का टैग सच साबित हो जाएगा। आधी रात को सो क्यों नहीं रहे? तुम सब बहुत वो हमारी लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं। हम अभी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले थे। अगर बॉस को लगता कि हमारा माइंड वीक है और हम फेल हो सकते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फाटल होते। ओह आई सी। बॉस का हमें जल्दी सोने के लिए कहना। पुराने मजिस्ट्रेट की मेमोरी के हिसाब से ये बांडिट्स कोई मजाक नहीं है। 800 से ज्यादा ब्लड थर्स्टी क्रिमिनल्स। उनका बॉस ब्लैक व्हर्लविंड एक ऐसा ब्रट है जो बेयर हैंड से टाइगर्स को फादा सकता है। 3 डे लिमिट। आज वो आखिरी दिन है। मैं पूरा दिन पैनिक में ऑफिस के अंदर बस चक्कर लगाता रहा। रफ जमीन पर चलते चलते मैंने गड्ढे कर दिए। क्या प्लान है? क्या करूं? मैं कंटिन्यूअस ब्लैक विंड बैंडिट्स का स्टाइल देखते हुए, अगर वो सिटी में एंटर हुए तो फुल डिस्ट्रक्शन होगा और मैं मजिस्ट्रेट होने के नाते सबसे पहला टारगेट बनूंगा जिसे सिटी गेट पर लटका दिया जाएगा। डायरेक्ट क्लैश कैसे? मेरी आर्मी में बस वो रेफ्यूजीज है जिन्होंने कुछ दिन ढंग से खाना खाया है। हाँ, उनकी फिजिकल पावर बढ़ गई है पर उनके पास एक ढंग का वेपन तक नहीं है। जबकि ब्लैक विंड के पास टाइम धीरे धीरे बीतता गया। सूरज नीचे ढलने लगा। ऑरेंज रंग की रोशनी शोफांग काउंटी की वॉल्स पर बढ़ रही थी, जो शांति नहीं बल्कि एक ब्लडी ओमेन जैसी लग रही थी। वार्निंग। वॉल के ऊपर से एक टेरिफाइंग चीख सुनाई दी। एक लुकआउट वर्कर। हर एक स्टेप पर मुझे लग रहा था मेरा हार्ट थ्रोट से बाहर आ जाएगा। मैं बस एक ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट स्लेव हूं। मुझे ये सब क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है? रोने का मन कर रहा था। जैसे तैसे मैं वॉल पर क्लाइम किया और बाहर देखा। इंस्टेंटली मेरी ब्रेथ खत्म। अब सब कुछ गेम ओवर। मेरे हाथ से सॉर्ड झंझनाहट के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे लगा मैं किसी भी सेकंड रो पड़ूंगा। वॉल पर खड़े रेफ्यूजीज ने भी ये सीने देखा। उनके चेहरे पेल हो गए और बॉडी शिवर करने लगी। भले ही उन्होंने इतना आरोगंत। मैं अंदर से शिवर कर रहा था, आधा फियर से और आधा प्योर गुस्से से। पर मैं कर भी क्या सकता था? मेरे मुंह से एक टफ वर्ड तक नहीं निकल रहा था। तभी वांग गेनशंग, सबसे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन का एक ग्रुप, अभी भी वॉल बिल्ड करने वाला एक सीमेंट शवल था। हाँ, हम डेथ से नहीं डरते। बॉस ने हमें फुल मील दिया, हमें डिग्निटी दी। ये लाइफ अब बॉस की है। चलो उनसे क्लैश करते हैं। वर्स्ट केस क्या होगा? बस डेथ ना, स्टार्व होकर मरना भी मरना है। बैटल में मरना भी मरना है। कम से ये फीलिंग उनके लिए मरने से भी ज्यादा पेनफुल थी। बॉस, वांग गेनसन ने दोबारा बोला। उसकी आवाज हॉर्स पर एक्सट्रीमली फर्म थी। प्लीज अपना ऑर्डर दीजिए। हम बॉस के लिए डेथ बैटल लड़ने को रेडी है। डेथ बैटल। 3000 लोगों की रॉर एक साथ मर्ज हुई। डेथ बैटल। उन 3000 लोगों की आवाज ने नीचे खैरे उन 800 बैंडिट्स के आरोगेंट ऑरा को पूरी तरह क्रश कर दिया। मैं उन्हें देख, मरना ही है तो मरते हैं। टाइम ट्रैवल करके यहां टोटली यूजलेस तरीके से सिर कटवाने से बेटर है इन 800 बैंडिट्स को अपने साथ हेल ड्रैग कर लो। कम से कम आफ्टर लाइफ के रास्ते में सिटी के अंदर वेट करके मरना कंप्लीटली पैसिव है। बाहर चार्ज करें तो शायद ज़ेन 1000 में एक सर्वाइवल चांस मिल जाए। वांग गेनशंग मुझे किसी मैडमैन की तरह देख रहा था। पहले वो कंफ्यूज हुआ पर फिर उसके चेहरे पर एक्सट्रीम रियलाइजेशन। हेवी सिटी गेट्स बहुत ही क्रीकिंग साउंड के साथ धीरे धीरे ओपन हुए। नीचे खैरा ब्लैक व्हर्लविंड कंप्लीटली शॉक में था। ये क्या सीन है? इतनी जल्दी सरेंडर? वेट नहीं, इनका पोस्चर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें जिंदा खा जाएंगे। अभी वो फिगर आउट। अपनी फुल पावर लगाकर क्राउड के सबसे डेंस एरिया में थ्रो कर दिया। जो भी मेरा फूड बोल छीनने की कोशिश करेगा मैं उसकी लाइफ छीन लूंगा। ब्लैक विंड बैंडिट्स कंप्लीटली ब्लैंक हो गए। उन्होंने मर्डर्स किए थे, ब्लड देखा था, पर अपनी लाइफ में ऐसा बैटल फॉर्मेशन कभी नहीं देखा था। ये एक प्योर मैसेकर था। 3000 फुल कैपेसिटी, इन्फिनिट एनर्जी वाले फियरलेस बर्जर रुपीज वर्सेस वो 800 पैम्पर्ड एलीट बैंडिट्स जो डर के मारे पूरी तरह फ्रीज हो चुके थे। स्टार्ट से ही बैटल का फ्लो पूरी तरह अनसाइडेड हो चुका था। मैं वॉल पर और ब्रोकन लिम्स, ब्लड लिटरली नदी की तरह बह रहा था। उन 800 बैंडिट्स में से उन 1-200 को छोड़कर जिन्होंने डर के मारे जमीन पर नील करके सरेंडर कर दिया था, बाकी सब कंप्लीटली डेड थे। और वो 3000 हैवी साउंड के साथ घुटनों पर बैठ गए। उनके हाथों के बेसिक वेपन जमीन में स्टैब हुए, जिससे एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड और सोल शेकिंग आवाज गूंज उठी। वांग गेनशंग ने अपना सिर उठाया। उसके ब्लड कवर्ड चेहरे पर एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का फैनेटिसिज्म। होली शिट, मामला टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मेरे लिप्स शिवर कर रहे थे और चेहरे का पूरा कलर उड़ चुका था।
एग्जैक्टली उसी टाइम थोड़ी दूर एक मासिव ट्री पर एक स्टेल्थ सूट पहने डार्क शैडो किसी ट्रू डेविल को देखने वाली आंखों से नीचे वॉल की तरफ देख रही थी। मुझ स्पीड से उड़ गया। इधर मुझे वांग गेनशंग और उसके लोगों ने कैरी करके ऑफिस तक पहुंचाया। मैं उस टाइम सच में पैरालाइज हो चुका था। मेरे हाथ पैर आइस कोल्ड थे और ब्रेन कंप्लीटली ब्लैंक था। मैंने बस उन ब्लड सोक्ड मस्कुलर आदमियों को उनको किसी वांग गेनशंग की आवाज लाउडली गूंजी जिसमें प्योर प्राइड और मेरिट्स क्लेम करने की एक्साइटमेंट थी। ये बैटल रिपोर्ट सुनकर मेरे लिप्स फिर से शिवर करने लगे। 600 से ज्यादा किल्ड, 100 से ज्यादा कैप्चर्ड। ओ माय गॉड, ये तो कंप्लीट मैसेकर है। मैं अपने सामने इन लोगों को घूर रहा था। कुछ दिन पहले तक ये स्टारवेशन से तड़प रहे थे, ठीक से स्टेबल खैरे भी नहीं हो सकते थे, और अब ये प्योर किलिंग मशीन्स। और बोला हमारे 92 ब्रदर्स बैटल में मारे गए, 100 पार्टी क्रिटिकली इंजर्ड है, 22 सबको माइनर इंजरीज आई है जिसका कल की वर्क शिफ्ट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डलेगा। मैं साइलेंट हो गया। 92 लोग मारे गए। हालांकि ओवरऑल बैटल रेशियो से कंपेयर करें तो ये नंबर अनबिलीवेबली लो है, पर फिर भी वो 92 रियल ह्यूमन लाइव्स थी। मुझे अंदर बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। ये लोग मेरे जैसे ही मैंने अपनी पॉकेट चेक की, मेरी पॉकेट तो मेरे फेस से भी ज्यादा क्लीन थी। पूरे शोफांग काउंटी का फाइनेंशियल लेवल टोटली नेगेटिव में था। मैं कहां से कॉम्पनसेशन दूं? पर वांग गेनशंग ने जैसे मेरा माइंड रीड कर लिया। ये तो लोकल बॉस को लूटने वाला सिस्टम है। मैं ये डिटेल कैसे भूल गया? ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड इतने सालों से माउंटेन्स में सेटअप बनाए हुए था, ना जाने कितने पासिंग मर्चेंट्स को लूटा होगा। फास्ट, जल्दी सारा लूट हम बल्क राशन परचेस कर सकते हैं, ऑफिस को फुली अपग्रेड कर सकते हैं, इन सुसाइड स्क्वाड वालों के लिए प्रॉपर ऑफिशियल वेपन्स ला सकते हैं, और यहां तक कि मैं अपने लिए भी कुछ प्रीमियम आउटफिट्स बनवा सकता हूं। जब मैं सडनली रिच होने वाली वाइब में कंप्लीटली लॉस था, तभी वांग गेनशंग ने दोबारा बोला, बॉस अब चूंकि ब्लैक विंड गांग पूरी तरह डिलीट हो चुकी है, हम 3000 ब्रदर्स आपके ऑर्डर्स पर अनकंडीशनली। मैं तो बस एक चिल्ड आउट मैजिस्ट्रेट बनना चाहता हूं जिसका प्लान सिंपली खाना और आराम करना है। मुझे सीरियसली कोई आर्मी बिल्ड नहीं करनी। अगर ये बात लीक होकर कैपिटल पहुंच गई तो ये परफेक्टली ट्रीजन और रिबेलियन माना जाएगा ना। प्लीज बॉस हमें टाइटल दें। बाई लोगों ने भी जोर जोर से डिमांड करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग का तो पूरा सिस्टम ही हंग हो रहा था। टाइटल दूं? आखिर क्या टाइटल दूं? क्या मैं इनका नाम बर्गर डिवाइन कल्ट रखूं या कोला सुसाइड स्क्वाड? ये पब्लिकली अनाउंस करना कितना एम्बैरेसिंग और क्रिंजी लगेगा। मेरा ब्रेन हाइपर स्पीड से प्रोसेस कर रहा था कि कोई सॉलिड एक्सक्यूज देकर यहां से एस्केप करूं। मैंने साइलेंट मोड में चली गई। वांग गेनशंग और बानी यूनिट लीडर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर सडनली उनके चेहरे पर एक ब्राइट रियलाइजेशन वाला एक्सप्रेशन आ गया। वांग गेनशंग तो एक्साइटमेंट से फिजिकली शिवर कर रहा था। इंपेशेंट होना मिलिट्री स्ट्रेटजी में सबसे फाटल मिस्टेक है। बॉस डर रहे थे कि कहीं हम रॉन्ग ट्रैक पर जाकर अपना पोटेंशियल डिस्ट्रॉय न कर लें। एक दूसरे मस्कुलर लीडर ने भी एड ऑन किया, स्पॉट ऑन। बॉस ने कहा कि हमें करंट बैटल रिकॉर्ड को इनकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। हिडन ड्रैगन, मास्टर प्लान, ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। मैं बस सिंपली किसी प्रॉब्लम में नहीं बदना चाहता और ये लोग मेरे इंटेंशंस को मुझसे ज्यादा समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा और इनका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है। मैं बस चिल करके लाइफ जीना चाहता हूं और इन लोगों ने अपने ही दिमाग में वर्ल्ड डोमिनेशन की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली और मुझे बिना किसी टाइटल के बस आपके लिए हर मुश्किल से लड़ेंगे। ये काम का नाम सुनकर ही अजीब सा डर लग रहा था। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। मैं कहना चाहता था कि ये सब ओवर एक्टिंग बंद करो, लेकिन वांग गेनशंग का वो आप कुछ मत कहिए, मैं सब समझता हूं वाला और बाकी सब जाकर खाना खा लो। यस बॉस, सबने एक साथ पूरे जोश में शाउट किया और फिर पूरे डिसिप्लिन के साथ बाहर निकल गए। ये 12 सा काउंटी ऑफिस अचानक एकदम शांत हो गया। अब वहां सिर्फ मैं था और पूरा कोर्टयार्ड खजाने से भरा हुआ था। मैं उस लूट को देख रहा था, लेकिन अंदर से मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। मैं अपनी कुर्सी पर धड़ाम से गिरा और एक गहरी सा मेंटल एग्जॉशन। कल का रोलर कोस्टर राइड मेरी पिछली पूरी लाइफ से ज्यादा इंटेंस था। पहले तो मैं डर के मारे आधा मर चुका था, फिर एकदम से शॉक लगा और आखिर में सिर्फ कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस बची थी। मैं अपनी नींद भरी आंखें मलता हुआ कमरे से बाहर निकला तो देखा कि वांग गेनशंग अपने लोगों के साथ कोर्टयार्ड में काम में लगा है। पूरा कोर्टयार्ड एकदम क्लीन हो चुका था। कल की वो खून जवाब दिया। सिटी वॉल रिपेयर तो हो गई है, लेकिन वो अभी भी हाइट और थिकनेस में बहुत कम है। हमने आपस में डिस्कस किया है, हम शोफांग की वॉल को कैपिटल सिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करेंगे। इसे 3 मीटर्स और ऊंचा और 1 मीटर और मोटा करेंगे। इसके क्या तुम्हारे पास उड़ाने के लिए बहुत पैसा आ गया है? ओह वेट, हाँ अब तो हमारे पास सच में पैसा है। लेकिन वांग गेनशंग एकदम सीरियस खिला रहा। बॉस ये पागलपन नहीं है, ये फ्यूचर प्लान। मुझे ये वर्ल्ड डोमिनेशन और ग्रैंड मिशन जैसे वर्ड सुनकर ही हेडेक होने लगता है। मैंने अपना सिर पकड़ा और बहुत ही थकी हुई आवाज में कहा, स्टॉप स्टॉप,
विलेज चीफ वैंग, मेरी बात ध्यान से सुन। घर बनवाते हैं ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। क्या ये आइडिया अच्छा नहीं है? मुझे लगा मेरी ये इमोशनल स्पीच जो पूरी तरह ह्यूमैनिटी से भरी थी जरूर इनके दिल को टच करेगी। हथियार तो तबाही लाते हैं, समझदार लीडर उन्हें तभी यूज करते हैं जब कोई और ऑप्शन ना बचे। हमने सिर्फ पावर देखी लेकिन आपके दिल की गहराई को नहीं समझ पाए। बॉस, हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे। मैं अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तरफ सिटी वॉल का डिफेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे और दूसरी तरफ शहर का कंस्ट्रक्शन भी संभालेंगे। हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को कभी टूटने नहीं देंगे। हम शोफेंग काउंटी को एक अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस बना देंगे जो बाहर से सेफ हो और अंदर से एक परफेक्ट पैराडाइज। ये जगह आपके अल्टीमेट एम्पायर का सबसे सॉलिड बैकअप बनेगी। इतना बोलकर वो मेरे रिप्लाई का वेट। मैंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। मुझे समझ आ गया था कि इन लोगों के साथ लॉजिक की बात करना यूजलेस है। इनकी ओवरथिंकिंग करने की कैपेसिटी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। मैं कुछ भी बोलूंगा ये उसे घुमा फिराकर किसी एपिक मीनिंग से जोड़ देंगे। खैर, जो भी हो, मैंने वांग गेनशन और कुछ नए प्रमोट हुए टीम लीडर्स को ऑफिस में बुलाया। आज से मैं कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट कर रहा हूं और तुम्हें इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। मैं अपनी बॉस वाली चेयर पर बैठा खुद को एक स्ट्रिक्ट और पावरफुल लीडर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वांग गेनशंग और बाकी तो इस कैलकुलेशन से वर्किंग आवर्स लगभग 12 घंटे हुए। एकदम स्टैंडर्ड 996 कॉर्पोरेट रूटीन, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही। इन एंशिएंट लोगों के हिसाब से तो ये बहुत हेवी वर्कलोड होना चाहिए। लेकिन वांग गेनशंग, मुझे डर है कि तुम लोग ओवरवर्क से कहीं मर न जाओ। तुम वर्कहॉलिक्स की योर्स, मुझ जैसा कैपिटलिस्ट भी तुम्हारा ये पागलपन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए फोर्सफुली एक्सप्लेन किया। ये मेरा सेकंड रूल और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी आवाज में थोड़ा वेट डाला। सबने अपनी सांसें रोक ली। अब से हर 5 दिन काम करने के बाद तुम सबको 2 दिन का ऑफ मिलेगा। मैंने सीधा एक बम फोड़ दिया था। मुझे लगा कि कम से कम अब तो ये लोग समझेंगे कि मैं कितना दयालु। बर्गर्स और कोक्स की सप्लाई नॉर्मली कंटिन्यू रहेगी। बूम। ये बात तो जैसे बारूद में आग लगाने जैसी थी। वांग गेनशन एक झटके में जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार। हम और काम कर सकते हैं। मेरे सामने पूरी टीम घुटनों पर गिर तरी थी। वो सब ऐसे रो और गिदर-गिदा रहे थे जैसे मैंने उन्हें छुट्टी देकर कोई मौत की सजा सुना दी हो। मेरा पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। मैंने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और हर 10 दिन काम करने के बाद 1 दिन का रेस्ट मिलेगा और उस रेस्ट वाले दिन राशन आधा कर दिया जाएगा। ये डिमांड वांग गेनशन और उसकी टीम ने रो रो कर मुझसे मनवाई थी। उनका लॉजिक था कि अगर काम नहीं करेंगे तो पूरा डिवाइन फूड भी नहीं खाएंगे। ये उनके प्रिंसिपल्स का सवाल था। उनके लॉयल वॉरियर्स होने की लिमिट थी। अब मैं क्या ही बोलता। मुझे हार मानकर अग्री करना पड़ा। मुझे फील हो रहा था मेरी आर्मी ट्रेनिंग मेथड्स और वर्क लाइफ बैलेंस की थ्योरी को इन्होंने अपना सुप्रीम कोड मान लिया था। इन्होंने 12 आवर्स की शिफ्ट का पूरा स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लिया था। सुबह के 4 सेशन, हाई इंटेंसिटी फिजिकल लेबर, भारी पद, सबके सब एकदम सीरियस मेडिटेशन पोज में बैठे होते और बीच बीच में कोई जोर से डकार भी मार देता था। जब मैंने पहली बार ये सेने देखा था तो मेरे मुंह से कोक बाहर आते आते बची थी। ये लोग सच में बर्गर को कोई मैजिकल पिल समझ रहे थे। दोपहर के बाद फिर से हाई इंटेंसिटी फिजिकल लेबर शुरू और रात को काम खत्म होने के बाद ये लोग तब भी फ्री नहीं बैठते थे। वांग गेनशन की लीडरशिप में सारे जवान लड़के, यहां तक कि वो बैंडिट्स भी जिन्होंने सरेंडर किया था, सब मिलकर 1 सेशन के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग करते थे। और कॉम्बैट ट्रेनिंग के नाम पे वो कैप्चर्ड वेपन्स या फिर अपनी कुदाल और फाव। मेरी डेली लाइफ बस इतनी रह गई थी कि मील टाइम आते ही सिस्टम से बाहर जितने बर्गर्स और कोक बाहर निकालूं और फिर बैठकर इन लोगों को जानवरों की तरह खाते हुए देखूं और उसके बाद इन्हें मेडिटेट। और कुछ लोग तो लाइन बनाकर वुडन डमीज से अपने सिर फोड़ रहे थे। बैंग बैंग की भारी आवाजें आ रही थी। वांग गेनशंग, मैंने अपना गुस्से वाला चेहरा बनाकर चिल्लाया, आज हमारा रेस्ट डे था ना, तुम लोग ये क्या तमाशा कर रहे हो? वांग गेनशंग पसीने से भीगा हुआ मेरे पास दौड़ता हुआ आया। बॉस, हम लोग आराम ही तो कर रहे हैं, इसे आराम कहते हैं। क्या तुम लोग मास सुसाइड करना चाहते हो? वो हमारी बॉडी में और तेजी से फ्लो करने लगती है। इसका मतलब मूवमेंट और पीस का ये परफेक्ट कॉम्बो ही अल्टीमेट कल्टीवेशन टेक्निक है। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, बस करो अब और कुछ डेकोड मत करो। अगर तुम लोग ऐसे ही डेकोड करते रहे ना तो एक दिन यहीं बैठे बैठे आसमान। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में वो जानी पहचानी मैकेनिकल आवाज गूंजी। टेरिटरी कंस्ट्रक्शन हैज टेकन एन इनिशियल शेप, प्रॉस्पेरिटी लेवल स्लाइटली इंक्रीज्ड, सिस्टम अपग्रेड कंडीशंस मेट, न्यू मेन्यू अनलॉक्ड,
वीकेंड स्पेशल। मैं शॉक्ड रह गया। सिस्टम अपग्रेड हो गया और नई डिश भी आ गई, स्पाइसी पेपर चिकन। मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा और मेरी आंखें चमक उठी। स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ना, पेन कम होना, ये तो सीधा सीधा बजर के पोषण है। हालांकि थोड़ा ड्रामेटिक होकर कहा, मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं तुम सबको एक नया डिवाइन फूड दूंगा एज अ रिवॉर्ड। नया डिवाइन फूड? सबने तुरंत अपनी ट्रेनिंग रोक दी और मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और भूख सा झलक रही थी। उन्हें पहले ही शक था कि बर्गर्स और कोक भले ही मैजिकल हैं, लेकिन ये बॉस का अल्टीमेट वेपन नहीं हो सकते। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अचानक पूरे ऑफिस में फैल गई और चारों दिशाओं में उड़ने लगी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खुशबू थी, स्पाइसी, फ्रेश और एकदम माइंड ब्लोइंग। सिर्फ इसे सूंघने से ही मुंह में पानी आने लगता था। गल्प। 3000 लोगों के गले से एक साथ लार गटकने की आवाज आई। अगर बर्गर्स की खुशबू कम, ये सब महसूस करके उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी कांप रही है। उसने बहुत सावधानी से पैकेट खोला। अंदर एक पूरी भुनी हुई चिकन थी जो सॉस में डूबी होने के कारण एक बेहद अट्रैक्टिव लाल रंग की दिख रही थी और उसके ऊपर हरी मिर्च और लाल मिर्च का तबका लगा हुआ था। लेकिन ये दोनों खतरनाक फ्लेवर आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि परफेक्टली ब्लेंड हो गए थे। ये टास्ट उसके हर एक सेंस को ट्रिगर कर रहा था। उसके शरीर का रोम रोम खुल गया था। वांग गेनशंग पूरी तरह से, बाकी सब लोग ये देखकर सन्न रह गए। विला चीफ को क्या हो गया? इन्होंने वो खाया और ऐसा लग रहा है जैसे कोई और ही इंसान बन रहे हों। जल्दी, मुझे भी खाना है। भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। सबके सब पागलों की तरह आगे दौड़े और जमीन पर पड़े पैकेट्स झपटने लगे। जब पहले, दूसरे और तीसरे इंसान ने वो स्पाइसी पेपर चिकन खाया तो पूरे शोफांग काउंटी में जानवरों जैसी खौफनाक दहाड़ें गूंजने लगी। ये स्पाइसी पेपर चिकन कहां से है? ये तो पूरा बर्जर्कर पोषण है। मैं तो बस तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने कांपते हुए कहा, तुम लोग शांत हो जाओ। लेकिन मेरी आवाज उनकी उन खौफने जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। कोई मार खाकर बुरी तरह सूज भी जाता तो भी हंसता और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से वापस हमला करता। वो लकड़ी के दमी जिन्हें ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, आधे घंटे के अंदर ही टूटकर चूर चूर हो गए। मोटे मोटे लकड़ी के खंभे उन्होंने ऐसे तोड़ दिए जैसे गन्ने छील रहे हों। मैं ऑफिस के अंदर छुपा हुआ दरवाजे की दरार से ये सब देख रहा था। मेरी हाल, लेकिन सिस्टम हमेशा की तरह एकदम साइलेंट रहा। कोई रिप्लाई नहीं। मेरे पास बस प्रे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि इनका ये पागलपन जल्दी खत्म हो जाए। थैंक गॉड ये बजर्क मोड बहुत देर तक नहीं चला। दोपहर होते होते स्पाइसी पेपर, अगले ही पल उसके चेहरे पर एक एक्सट्रीम शॉक और औशी का एक्सप्रेशन आ गया। उसने महसूस किया कि सुबह की उस पागलों वाली लड़ाई के बाद उसकी बॉडी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। बुढ़ापे की वजह से उसके जो एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हो गए थे, उस ब्रूटल एनर्जी वेव ने उन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बॉडी के अंदर एक गर्म एनर्जी को फ्लो करते हुए सा महसूस कर सकता है। डिवाइन आइटम सिर्फ कॉम्बैट के जरिए उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकाल और अपने फोकस को मेंटेन रखकर ही इस पावर को अपना बनाया जा सकता है। बॉस ने हमें इतना सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड सिखा दिया। वांग गेनशंग ने ऑफिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में रेस्पेक्ट और डिवोट। अगर पहले वो लॉयल थे तो अब वो भक्त बन चुके थे। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जीता जागता भगवान हूं। उनकी वो क्रीपीली डिवोटिव आंखें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बस खासकर गला सर किया और उसी वक्त शोफैंग काउंटी से 100 मील दूर युनजोंग काउंटी में काउंटी हेड जांग चेंगजी अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को देखकर टेंशन में था। तुम सच बोल रहे हो? शोफंग का वो नया काउंटी हेड 3000 रेफ्यूजीज के साथ ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड को तबाह कर चुका है। उसने नीचे खड़े उस मर्चेंट से पूछा जो शोफंग से जान बचाकर भागा था। बिल्कुल सच है बॉस। उस मर्चेंट का चेहरा रोने वाला हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत खतरनाक सीन था। शोफंग के लोग एकदम पागलों की तरह लड़ रहे थे। उनके अंदर इतनी ताकत थी और तलवारें लगने पर भी वो, यहां तक कि वो खुद अपनी युनजोंग आर्मी के साथ भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वो नया काउंटी हेड आखिर किस लेवल का इंसान है? उसके पास इतनी पावर कहां से आई? और बॉस, एक और बात मर्चेंट ने आगे बताया। वो अपने उन रेफ्यूजीज को खाने में व्हाइट फ्लावर, और अब तो उसने ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड का खजाना भी लूट लिया है। मतलब वो और भी अमीर हो गया है। जांग चंगजी के मन में लालच बढ़ने लगा। युनजोंग काउंटी भले ही शूफांग से अमीर था, लेकिन वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ साथ ये जांग चंगजी का साला था ली सान, जो कनेक्शन से लेफ्टिनेंट बन गया था। ब्रदर इन लॉ, आपने मुझे बुलाया? ली सान ने चापलूसी भरी स्माइल के साथ पूछा। एक पैसे कमाने का मौका है, करेगा? जांग चंगजी ने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल करूंगा। पैसे का नाम सुनते ही ली सान की आंखें चमक उठी। जांग चंगजी ने शोफंग काउंटी की पूरी कहानी उसे बढ़ाकर वो नखरे दिखाए तो उसे थोड़ा सबक सिखा देना, लेकिन याद रखना बात ज्यादा मत बढ़ाना, बस उसे डराना है। वो एक मामूली काउंटी हेड है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हो जाएगा बॉस, आप टेंशन मत लो। ली सान ने अपना सीना ठोक कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा।
उसे लगा ये तो मुफ्त का पैसा है। 50 ट्रेन सोल्जर्स के साथ एक गरीब जगह के लीडर को डराना कौन सा मुश्किल काम है। और फिर 10 दिन बाद जब शोफांग वो पूरी तरह से आर्मर पहने हुए थे और शूफेंग काउंटी के गेट के सामने आकर खड़े हो गए। उस वट गेट के बाहर ऑयली पेपर में लिपटे स्पाइसी पेपर चिकन के पैकेट्स लाइन से रखे हुए थे। वो माइंड ब्लोइंग महक दूर दूर तक फैल रही थी। 3000 लोग लाइन में खड़े होकर भूखी नजरों से सीधा उस पर टिक गईं। 3000 लोगों की वो ठंडी, खौफनाक और जान लेने वाली नजरें। लाइन में सबसे आगे खड़ा वो आदमी धीरे से मुड़ा। वो बस वांग गेनशंग के हाथ से वो गरम गरम स्पाइसी पेपर चिकन का पैकेट ले ही रहा था। वो उसे खाने ही वाला था। उसने ली सन को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े चिकन को देखा और फ्राउन किया। तूने अभी क्या बोला? उसने भारी आवाज में पूछा। अपने पीछे खड़े साथी को दिया और धीरे से कहा, इसे पकड़ना, ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वो लीसान को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अगले ही पल वो और उसकी नजरें उस आदमी की उन खून से लाल आंखों से मिली जिनमें सिर्फ और सिर्फ खून करने की भूख थी। क्या क्या कर रहा है तू? लीसान की आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकल गई। उसकी पैंट में गर्माहट महसूस हुई और अगले ही पल पूरे माहौल में मूत्र की बदबू। ये सब देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। वो ट्रेन सोल्जर्स थे, लेकिन वो किस तरह के मॉन्स्टर्स के सामने खेरे थे। वो 3000 लोग सबने खाना खाना छोड़ दिया था और एक साथ मुड़कर उन्हें घूर रहे थे। उनकी नजरों में कोई इमोशन नहीं था, बस वांग गेनशंग ने धीरे से सिर हिलाया। फिर वो उन सोल्जर्स की तरफ मुड़ा और बहुत काम में पूछा, तुम लोग कौन हो और शोफेंग काउंटी में क्या करने आए हो? सोल्जर्स के लीडर ने कांपते हुए घोड़े से छलांग लगाई और वांग गेनशंग उन्होंने नशे में कुछ भी बक दिया। प्लीज मां कर दीजिए विलेज चीफ, प्लीज इस वॉरियर से कहिए कि उसे छोड़ दे, उसकी जान बख्श दीजिए। वो सोल्जर लगभग रोने वाला था। अगर उसे पता होता कि शूफांग काउंटी एक ड्रैगन्स डेन है तो वो यहां मरने भी नहीं आता। वांग गेनशंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर काउंटी ऑफिस की तरफ देखा। मैं बाहर के शोर शराबे से बहुत पहले ही मुझसे ऑर्डर मांग रहा है। मुझे क्या पता क्या करना है। अगर मैं कहूं मार दो तो इसका मतलब यूनजोंग काउंटी के साथ डायरेक्ट वार। ब्लैक विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड से निपटना तो आसान था, लेकिन यूनजोंग काउंटी तो गवर्नमेंट का प्रॉपर सिटी है, उनके पास ट्रेंड आर्मी है। लेकिन अगर मैं कहूं जाने दो तो ये बहुत वीक लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे शोफेंग काउंटी बहुत डरपोक है। फिर तो कोई भी आके हमें परेशान करेगा। मैंने हवा में लटकते लीसान की तरफ पॉइंट किया और हाथ हिलाकर गेट आउट वाला एक्शन किया। मेरा मतलब बहुत क्लियर था, उनके पैसे और घोड़े रख लो एज मेंटल हैरेसमेंट कॉम्पेंसेशन और उन्हें यहां से भगा दो जितना दूर हो सके। ये उसकी पूरी बॉडी कांप उठी और उसकी आंखों में मेरे लिए एक्सट्रीम रिस्पेक्ट और डिवोशन भर गया। उसने फिर से मेरा मैसेज डिकोड कर लिया था। बॉस की स्ट्रेटजी कितनी कमाल की है, उनका विजन कितना बड़ा है। बॉस ने सोल्जर्स और घोड़ों की तरफ पॉइंट किया, मतलब दुश्मनों के वेपन्स और घोड़े जब्त कर लो। दुश्मन और बॉस यही तो चाहते हैं। शोफेंग काउंटी का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है और हमारी बटालियन के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। हम आराम से उनका इंतजार करेंगे और जब वो आएंगे तो हम उनकी मेन आर्मी को पूरी तरह तबाह कर देंगे। और जब यूनजोंग काउंटी की आर्मी खत्म हो जाएगी तो हम मौके। ऐसे गॉड लाइक लीडर को फॉलो करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसने एक गहरी सांस ली, अपना एक्साइटमेंट छुपाया और लीसान को पकड़े हुए आदमी से बोला, उसे छोड़ दो। वो आदमी थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन उसने ऑर्डर मान लिया। उसने अपना हाथ ढीला किया और लीसान किसी कीचड़ की तरह जमीन पर गिरता रहा। वो जोर जोर से खांस रहा था और उसकी पैंट पूरी तरह गीली हो चुकी थी। अपने घोड़े और जो भी कीमती, इस बार बॉस लिन ने तुम पर दया करके तुम्हारी जान बख्श दी है, लेकिन अगर अगली बार तुमने यहां आने की जरूरत की तो यूनजोंग काउंटी को शमशान बना देंगे। वांग गेनशंग की ये वार्निंग आधी उसकी अपनी थी और आधी उसने मेरी तथाकथित डिवाइन प्लान के हिसाब से दी थी। उसे लगा कि इस बॉस लिन लॉन्ग लिव, बटालियन लॉन्ग लिव। मैं दरवाजे के पीछे से ये सब देख रहा था और सेटिस्फैक्शन के साथ अपना सिर हिलाया। नॉट बैड, विलेज चीफ वांग बहुत यूजफुल है। मेरी इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया, पैसे भी मिल गए, रिस्पेक्ट भी बनी रही और मामला वार तक भी नहीं पहुंचा। परफेक्ट। मैं पूरी वशी के साथ ऑफिस के अंदर चला गया ताकि अपनी नई लूट को चेक कर सकूं। पूरे शूफेंग काउंटी में एक अजीब सा ब्लड थर्स्टी एटमॉस्फेयर बन चुका था। सिर्फ मैं ही अकेला था जो अभी भी पीसफुल लाइफ और साइलेंट डेवलपमेंट के सपने देख रहा था। यूनजोंग काउंटी का ये इंसिडेंट मेरे लिए बस एक छोटा सा ड्रामा था। मैंने 50 घोड़े और कुछ हथियार जब्त कर लिए और कुछ एक टेरिफाइंग लेवल पर इवॉल्व हो रहे थे। वांग गेनशंग, जो पूरी तरह से मेरी इमेजिनरी ग्रेटनेस में अंधा हो चुका था, अब इस बटालियन का सुप्रीम कमांडर और चीफ ब्रेन वॉशर बन चुका था। उसने उन 3000 लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले कोर मेंबर्स, जो ओरिजिनल 3000 रेफ्यूजीज थे, वो बटालियन का कोर थे। उनकी लॉयल्टी सबसे ज्यादा थी
उन्हें ओरिजिनल गार्ड्स कहा गया। उसके बाद वो 100 से ज्यादा ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडिट्स जिन्होंने सरेंडर किया था, वांग गेनशंग ने उनका माइंड वॉश किया, मतलब उन्हें 3 दिन भूखा रखा और फिर बर्गर्स और उनसे सबसे भारी काम करवाया जाता था, कचरा साफ करना, नहरें बनाना वगैरह। इस पीरियड को ऑब्जर्वेशन पीरियड कहा जाता था। अगर वो अच्छे से काम करते थे और बॉस लिन यानी मेरे चमत्कारों में पूरी आस्था दिखाते थे तभी उन्हें तो उसने बस इतना कहा, बॉस आपकी महानता की खबर दूर दूर तक फैल गई है, लोग खुद आकर आपकी शरण ले रहे हैं, ये आपके किंग बनने का सिग्नल है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने सिस्टम पैनल चेक किया तो पॉपुलेशन सच में बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब सिस्टम अपग्रेड और नए मेन्यू, एक कंप्लीटली न्यू कॉम्बैट सिस्टम डेवलप कर लिया। उसने बटालियन को 3 हिस्सों में बांट दिया। 1 हैवी आर्मर मकाक स्क्वाड, ये उन ताउस सबसे पॉल और स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल गार्ड्स की स्क्वाड थी। वो ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिले टूटे फूटे आर्मर पहनते थे और हेवी वेपन्स जैसे मॉडिफाइड हैमर्स और एक्सेस चलाते थे। उनकी ट्रेनिंग सिर्फ अटैक और चार्ज करने की थी। उनका राशन सबसे ज्यादा था, उन्हें डेली एक एक्स्ट्रा बर्गर मिलता था। वांग गेनशन का लॉजिक था कि ये स्क्वाड बटालियन का मेन अटैक फोर्स है, इसलिए उन्हें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। 2 शार्प शूटर स्क्वाड, ये 500 ऐसे गार्ड्स थे जिनकी आईसाइट अच्छी थी और हाथ स्टेबल थे। उनके वेपन्स वो बो एंड एरोस थे जो बैंडिट्स से मिले थे, लेकिन क्योंकि एरोस कम थे इसलिए वांग गेनशन ने उन्हें एक नई ट्रेनिंग, वो उन्हें पहाड़ों में ले गया और उन्हें पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग दी। टारगेट 50 कदम दूर दौड़ता हुआ खरगोश। जब तक उनका निशाना तीर जितना एक्यूरेट नहीं हो जाता वो फेल माने जाते थे। और उनकी आईसाइट इंप्रूव करने के लिए वांग गेनशंग ने उनके लिए डेली आधी बॉटल एक्स्ट्रा कोक डिमांड की। उसका लॉजिक था, कोक पीने से दिमाग फ्रेश होता है तो आंखें भी तेज होंगी। जब मैंने ये बेवकूफी भरी डिमांड सुनी तो मैं मना करने वाला था, लेकिन वांग गेनशंग का वो मैं ये सब आपके ग्रैंड प्लान के लिए कर रहा हूं वाला चेहरा देखकर मैंने चुपचाप कोक दे दी। 3 असॉल्ट स्क्वाड, ये सबसे बड़ी स्क्वाड थी। इसमें बाकी बचे हुए सभी मेंबर्स आते थे, जिसमें बांडिट्स और नए मेंबर्स शामिल थे। इनका काम था हेवी स्क्वाड के पीछे पीछे जाना, बचे हुए दुश्मनों को खत्म करना, बैटलफील्ड सा करना और ह्यूमन वेव टैक्टिक्स से दुश्मन को ओवरवेल्म करना। ऑफ कोर्स वांग गेनशंग उन्हें कैनन फॉडर नहीं बोलता था, वो उन्हें बटालियन का सॉलिड फाउंडेशन बोलता था। इनकी ट्रेनिंग सबसे रैंडम थी। ये सब कुछ प्रैक्टिस करते थे, स्पारिंग, चार्जिंग और अजीब अजीब टूल से मर्डर करना। इस तरह मेरे जाने बिना एक फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और एक अजीब सी कल्टीवेशन थियरी पर चलने वाली आर्मी शोफांग काउंटी में तैयार हो चुकी थी। वो पागलों की तरह ट्रेन करते, पागलों की तरह बिल्डिंग बनाते और मेरे हर एक रैंडम काम से कोई न कोई ग्रैंड मैसेज निकाल लेते। जैसे मुझे लगा कि सिटी में कहीं भी टॉयलेट करना बहुत अनहाइजीनिक है और इससे बीमारी फैल सकती है, तो मैंने वांग गेनशंग को ऑर्डर दिया कि शहर में जगह जगह पब्लिक टॉयलेट्स बनाओ। लेकिन वांग गेनशंग ने इसका क्या मतलब निकाला? देखो, बॉस ने हमें इतने गहरे और बड़े गड्ढे खोदने को क्यों बोला है? ये टॉयलेट्स नहीं है, ये हिडन बंकर्स है। अगर दुश्मन शहर में घुस आया तो हम इन टनल्स का यूज करके उन पर सरप्राइज अटैक करेंगे। इसे अर्बन वॉरफेयर कहते हैं। बॉस ने फ्यूचर बैटल्स की प्लानिंग अभी से कर ली है। क्या विजन है? बस फिर क्या था, बटालियन के लोग सिटी वॉल्स बनाने से ज्यादा ओशी शशी टॉयलेट्स के गड्ढे खोदने लगे। एक और एग्जांपल, मैंने नोटिस किया कि जो घोड़े हमने कैप्चर किए थे वो ठीक से मेंटेन नहीं हो रहे हैं और कुछ घोड़े मर भी गए हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। आफ्टर ऑल घोड़े महंगे होते हैं, तो मैंने कुछ स्मार्ट दिखने वाले लंगड़ों को चुना और उन्हें घोड़ों की देखभाल का काम दे दिया और रिवॉर्ड में उन्हें आधा बर्गर डेली एक्स्ट्रा देने लगा। वांग गेनशंग का रिएक्शन, बॉस हमारी कवलरी यूनिट बना रहे हैं। कवलरी किसी भी आर्मी का एलीट पार्ट होती है। बॉस अभी से फ्यूचर में पूरी दुनिया जीतने की तैयारी कर रहे हैं। बस वो चुने हुए लगरे पूरी बटालियन में सबसे रिस्पेक्टेड बन गए। वो घोड़ों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगे। वो घोड़ों के साथ सोते, उनसे बातें करते और ह्यूमन हॉर्स यूनिटी, सेंटोर मोड अचीव करने की कोशिश करने लगे। मैं ये सब देखता और मुझे लगता कि ये दुनिया सच में पागल हो चुकी है। मुझे फील होने लगा था कि मैं बस एक हैंड्स ऑफ बॉस हूं जो कुछ नहीं करता, फिर भी उसके एम्प्लॉइज टारगेट्स को 100 गुना ज्यादा अचीव कर लेते हैं। ये फुली ऑटोमेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इतना टेरिफाइंग था कि मुझ जैसे इविल कैपिटलिस्ट को भी डर लगने लगा था। कहीं ये लोग सच में मुझे किसी दिन जबरदस्ती किंग की कुर्सी पर ना बिठा दे, ये सोचकर ही मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने डर के मारे एक बड़ा सा बर्गर अपने मुंह में ठूस लिया। छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। जब तक मैं इन्हें बर्गर्स खिलाता रहूंगा ये मुझे कुछ नहीं करेंगे, राइट? आजकल मैं बोर हो रहा था। बटालियन की ट्रेनिंग और सिटी का कंस्ट्रक्शन वांग गेनशिंग के ऑटो डिकोड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्मूथली चल रहा था। मैं रोज बस टाइम पर खाना डिस्ट्रीब्यूट करता था। हर दिन सही टाइम पर खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा मेरे पास करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। ये खाओ और सो जाओ और कभी कभी काम देखने चले जाओ वाली लाइफ मेरे पिछले जन्म का सपना थी।
लेकिन अब जब मैं सच में ऐसी लाइफ जी रहा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। नहीं, मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। मैं ऑफिस की चौखट पर बैठकर बर्गर चबा रहा था और बाहर धूल से भरे कंस्ट्रक्शन साइट को देख रहा था। आखिरकार मैं काउंटी मैजिस्ट्रेट हूं। मैं बस ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मैंने सोचना शुरू किया, एक मॉडर्न इंसान होने के नाते मैं इस एंशिएंट और पिछड़े हुए शहर के लिए क्या कर सकता हूं। और जल्दी ही मुझे अपना नया प्रोजेक्ट मिल गया, हाइजीन, साफ सफाई। जैसे जैसे रेफ्यूजीज की तादाद बढ़ रही थी, शोफांग काउंटी की पॉपुलेशन डेंसिटी भी तेजी से बढ़ रही थी, और जहां बहुत सारे लोग हों वहां हाइजीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हालांकि मैंने पहले ही वांग गेनशंग को ऑर्डर देकर बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स बनवा दिए थे, जिससे खुले में शौच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन बाकी सब अभी भी बकवास था। घर का कचरा सड़कों पर फेंका जा रहा था, गंदा पानी नालियों की जगह सड़कों पर बह रहा था, और पूरे शहर में एक खट्टी और सड़ी हुई बदबू फैली रहती थी। मुझे घर से बाहर निकलते वक्त अपनी नाक बंद करनी पड़ती थी। ये नहीं चलेगा, मैंने फ्राउन किया। इतनी गंदगी और सड़न रही तो बहुत जल्दी यहाँ कोई महामारी प्लेग फैल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड डोमिनेशन तो दूर की बात है, सबके सब यहीं मर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बर्गर कल्ट का हेडक्वार्टर्स एक जायंट बायोहैजर्ड गार्बेज डंप बन जाए। बस फिर क्या था, ये करप्ट कैपिटलिस्ट मैजिस्ट्रेट अब नेशनल हाइजीन मूवमेंट कमेटी का डायरेक्टर बन गया। मैंने वांग गेनसंग और बाकी टीम लीडर्स को ऑफिस में बुलाया। आज हम एक बहुत ही सीरियस और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत ही टेंस एक्सप्रेशन और भारी आवाज में कहा। वांग गेनशंग और बाकी सब तुरंत सीधे खड़े हो गए। उनका एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। वो सब अपने मन में अंदाजा लगाने लगे। बॉस, आज कौन सा धरती हिला देने वाला स्ट्रैटेजी अनाउंस करने वाले हैं? क्या हम यूनजोंग काउंटी पर अटैक करने वाले हैं या फिर नॉर्थ के बारबेरियन से लड़ने जाने वाले हैं? ये प्रॉब्लम हम सबकी जान से जुड़ी है, ये शूफांग काउंटी के फ्यूचर से जुड़ी है। मैंने थोड़ा सस्पेंस बिल्ड किया। सबकी सांसें गले में अटक गईं। तभी मैंने टेबल पर जोर से हाथ मारा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, हमें तुरंत पूरे काउंटी में एक महासफाई अभियान, ग्रैंड क्लीनअप शुरू करना होगा। हाँ, वांग गेनशंग और सारे लीडर्स हक्के बक्के रह गए। महासफाई अभियान? वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन और ब्लैंकनेस सा दिख रही थी। इतनी देर से बॉस जिस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की बात कर रहे थे वो झाड़ू लगाने के बारे में है। बॉस, क्या आप कह रहे हैं कि हमें सफाई करनी है? वांग गेनशंग ने बहुत डरते डरते कंफर्म किया। उसे लग रहा था जैसे उसके कान अराब हो गए हैं। मैंने एकदम स्ट्रिक्ट टोन में कहा, आज से मैं शूफांग काउंटी क्लीनलीनेस रेगुलेशंस लागू कर रहा हूं। मैंने एक पेपर निकाला जिस पर मैंने रात भर जागकर कुछ स्टिक फिगर्स, सिंपल ड्राइंग्स बनाए थे। उसमें एक आदमी कचरा फेंक रहा था और उस पर एक बड़ा सा एक्स बना हुआ था। रूल नंबर 1, सड़कों पर कचरा फेंकना स्ट्रिक्टली मना है। सारा कचरा सिटी के आउटसाइड बने डेजिग्नेटेड गार्बेज पिट्स में ही फेंका जाएगा। रूल नंबर 2, गंदा पानी सड़कों पर फेंकना मना है। हर घर के बाहर एक नाली बनेगी जो गंदे पानी को सीधे शहर के बाहर नदी में ले जाएगी। रूल नंबर 3, एक एनवायरमेंटल इंस्पेक्शन टीम बनेगी जो रोज पेट्रोल करेगी। अगर कोई इन रूल्स को तोड़ता पकड़ा गया तो पहली बार में 1 दिन सड़कों पे झाड़ू लगाने की सजा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 दिन टॉयलेट सा करने की सजा, और तीसरी बार 1 महीने तक राशन आधा। मैंने रूल्स अनाउंस किए और मुझे लगा कि मैं बहुत कूल लग रहा हूं। मुझे लगा मेरी इस सॉलिड प्लानिंग के बाद इन एंशिएंट लोगों की गंदी आदतें पूरी तरह सुधर जाएंगी। लेकिन मेरी इस एनर्जेटिक स्पीच के बाद पूरे कमरे में शमशान जैसी शांति छा गई। वांग गेनशंग और बाकी सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे बॉस ने आज अलग दवाई खा ली है। बहुत देर बाद एक लीडर से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, बॉस, इस सफाई करने का हमारी जिंदगी और मौत से क्या कनेक्शन है? हाँ बॉस, बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया। हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, हम तो मिट्टी में ही पले बड़े हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है कि जमीन पर कचरा है या नहीं? इस फालतू काम में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कॉम्बैट प्रैक्टिस करें या सिटी वॉल के लिए पत्थर ढोएं। मुझे पता था कि ये जाहिल लोग हाइजीन का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और डिसाइड किया कि उन्हें उसी भाषा में समझाऊंगा जो वो समझते हैं। चुप रहो, मैंने जोर से डांटा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सफाई सिर्फ शहर को क्लीन दिखाने के लिए करवा रहा हूँ? सबकी नींद उड़ गई। आ गया बॉस का दीप। तुम बेवकूफों को सिर्फ जमीन पर पड़ा कचरा दिख रहा है, लेकिन उस कचरे के पीछे छिपी मौत, किलिंग इंटेंट नहीं दिख रही। मेरी आंखें डीप हो गईं और मैंने अपनी आवाज एकदम रहस्यमय, मिस्टीरियस और धीमी कर ली। मौत? वांग गेनशंग और बाकी लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे। हाँ, मैंने फालतू लॉजिक गढ़ना शुरू किया। सोचो, शोफांग काउंटी अब कितना इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है। हमारे दुश्मन जैसे यूनजोंग काउंटी या फिर नॉर्थ के बारबेरियंस, क्या वो हमारे शहर में अपने स्पाइस और असासिन्स नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। सबने एक साथ जवाब दिया। तो स्पाइस और असासिन्स का सबसे बड़ा वेपन क्या होता है? छुपना, कामोफ्लाज। सही कहा, मैंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। अब सोचो, अगर हमारे शहर में हर जगह कचरे के ढेर हों और सड़कों पर गंदा पानी बह रहा हो तो क्या ये उन स्पाइस के छुपने के लिए बेस्ट जगह नहीं है?
अगर वो किसी कचरे के ढेर में लेट जाएं, तो उन्हें कौन ढूंढ पाएगा? अगर वो गंदे नाले में छुप जाएं, तो उन्हें कौन पकड़ पाएगा? वांग गेनशंग और बाकी सबकी बॉडी अचानक कांप उठी। ओ माय गॉड! लेकिन दूसरी तरफ मैंने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। अगर हमारा शहर एकदम साफ सुथरा हो, एक धूल का कण भी ना हो, तो कोई भी अजनबी या कोई भी सस्पिशियस निशान हमें दूर से ही दिख जाएगा। वो छुप ही नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं क्लियर द फील्ड्स टू डिनाई द एनिमी। नहीं, इसे कहते हैं क्लीन द सिटी टू कैच द स्पाइज। एक लीडर जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा, बॉस इज ग्रेट। मुझे अब समझ आया, ये क्लीन एनवायरनमेंट खुद में एक सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है। हम बेवकूफों को सिर्फ गंदगी दिख रही थी, लेकिन बॉस उस गंदगी में छिपे हुए खतरे को देख रहे थे। बॉस की ये स्ट्रेटजी बिना एक भी सोल्जर का यूज किए शोफांग काउंटी को एक अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस बना देगी। ये गॉड लेवल स्ट्रेटजी है। उन्हें फिर से ग्रुप ऑर्गेज्म, मेरा मतलब है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज में जाते देख मैंने मन ही मन खुद की पीठ थपथपाई। देखा, अगर साइंस और लॉजिक आता हो तो एंशिएंट लोगों को बेवकूफ बनाना बच्चों का खेल है। मैंने सोचा कि अब लोहा गर्म है तो एक और हथौड़ा मार ही दूं। क्लीन एनवायरनमेंट सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए भी है। सोचो, हम डिवाइन फूड खाते हैं, डिवाइन वाटर पीते हैं, हमारी बॉडी में एकदम प्योर एनर्जी है। अगर हम दिन रात इस गंदगी और सीरन के बीच रहेंगे और ये जहरीली हवा मियाज़मा सूंघेंगे, क्या हमारी बॉडी की एनर्जी इम्प्योर नहीं हो जाएगी? ये बात तो स्पाइस वाले लॉजिक से भी ज्यादा खतरनाक थी उनके लिए। हाँ, हम कल्टिवेटर्स हैं। हम बॉस के डिवाइन फूड से कल्टिवेशन करते हैं। कल्टिवेशन के लिए एनवायरनमेंट का प्योर होना बहुत जरूरी है। कहानियों में सारे मास्टर्स पहाड़ों पर या डिवाइन केव्स में कल्टिवेशन करते हैं ना। हमारे पास डिवाइन केव नहीं है तो क्या हुआ? हम कचरे के ढेर में तो कल्टिवेशन नहीं कर सकते। इससे हमारा फाउंडेशन खराब हो जाएगा। बॉस, हमें मां कर दीजिए। वांग गेनशंग अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक्सट्रीम गिल्ट और डर था। हम सिर्फ मसल्स और वेपन्स की ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे थे, लेकिन हमने कल्टिवेशन के बेसिक एनवायरनमेंट को ही इग्नोर कर दिया। हमारी इस बेवकूफी की वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती। हम मरने लायक है। बॉस, आप टेंशन मत लीजिए। आज से हम इन हाइजीन रूल्स को मिलिट्री ऑर्डर्स की तरह फॉलो करेंगे। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम खुद उसे उठाकर सीवर में फेंक देंगे। हाँ, हम शोफांग काउंटी को किसी नई नवेली दुल्हन के चेहरे से भी ज्यादा सा कर देंगे। इन हाइपर एक्साइटेड पागलों को देखकर मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ। चलो, काम हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि आज से शोफांग काउंटी पूरे दाकियन एम्पायर का, शायद पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के पहला मॉडल सिटी बनेगा, जहां गार्बेज सॉर्टिंग और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। एक करप्ट मैजिस्ट्रेट होने के बावजूद मैंने एंशिएंट पब्लिक हेल्थ केयर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया। मैं अपने हाथ पीछे बांधकर एक चौड़ी स्माइल के साथ ऑफिस से बाहर निकला ताकि अपने इस नए क्लीन सिटी प्रोजेक्ट का मुआयना कर सकूं। मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मेरे मुड़ते ही वांग गेनशंग और बाकी लीडर्स ने फिर से एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी थी। तुम्हें क्या लगता है बॉस ने ये सफाई अभियान क्यों शुरू किया है? इसके पीछे पक्का कोई और डीप मीनिंग है। हाँ, बॉस का हर डिसीजन कम से कम 3 लेयर्स डीप होता है। मुझे समझ आ गया। एक लीडर बोला, सोचो, जब हम सिटी को पूरी तरह क्लीन कर देंगे तो एनिमी स्पाइस शहर के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो शहर के बाहर से हमें ऑब्जर्व करेंगे। और शहर के बाहर क्या है? बंजर जमीन, जहां छुपने की कोई जगह नहीं है। इस तरह दुश्मन की हर मूवमेंट पर हमारी नजर रहेगी। बॉस बैटलफील्ड को शहर के अंदर से निकालकर शहर के बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। वो इनिशिएटिव अपने हाथ में ले रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वांग गेनशंग की आंखें चमक रही थी। सोचो, हम डिवाइन फूड खाते हैं और साद एनवायरनमेंट में रहते हैं जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है, लेकिन दुश्मन वो नॉर्मल खाना खाते हैं और गंदी जगहों पर रहते हैं। हम शहर को सार करेंगे, लेकिन बाहर गंदगी बढ़ेगी। हम हेल्दी होते जाएंगे और दुश्मन बीमार हो सकता है कि दुश्मन के स्पाइस अटैक करने से पहले ही बीमारी से मर जाए। इसे कहते हैं विनिंग विदाउट फाइटिंग। ओ माय गॉड, बॉस ने तो दुश्मन की हेल्थ कंडीशन को भी वेपन बना लिया। बॉस का लेवल बहुत ऊपर है। ये सोचकर वो सब मेरी उस पतली सी पीठ को ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई सुप्रीम बीइंग हूं। शोफांग काउंटी की तरफ जाने वाली उस टूटी फूटी और कच्ची सड़क पर 2 घोड़ों वाली एक ऑर्डिनरी दिखने वाली बग्घी कैरेज तेजी से बढ़ रही थी। सड़क इतनी अराब थी कि बग्घी बहुत बुरी तरह हिल रही थी, लेकिन बग्घी के अंदर हल्के पर्पल रंग के कपड़े पहने और चेहरे पर नकाब वेल लगाए एक लग्दी एकदम शांत बैठी थी। वो भले ही बैठी थी, लेकिन उसका पोस्चर एकदम स्ट्रेट था। बग्घी के झटकों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो किसी चट्टान की तरह स्थिर थी। ये दाकियन एम्पायर की करंट एम्प्रेस ली फेंगी की इकलौती छोटी बहन थी, प्रिंसेस एन ली, ली किंगजाओ। हालांकि अभी उसका भेष एक अमीर व्यापारी की बेटी का था।
जो घूमने निकली थी। उसके बगल में एक बहुत ही वेल बिल्ट और कोल्ड एक्सप्रेशन वाला आदमी बैठा था। देखने में वो एक गार्ड लीडर लग रहा था, लेकिन असल में वो रॉयल गार्ड्स का कमांडर चेन किंगजी। प्रिंसेस चेन किंगजी ने सम्मान के साथ कहा, यहाँ से शोफंग काउंटी का बॉर्डर सिर्फ 30 मील दूर है। ली किंगजाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके नकाब के पीछे से झांकती उसकी आंखें चांद की तरह ठंडी लेकिन तलवार की तरह तेज थीं। वहां की सिचुएशन कैसी है? उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, लेकिन उसमें एक नेचुरल ऑथोरिटी थी। प्रिंसेस, हम शोफांग के जितना करीब आ रहे हैं, सिचुएशन उतनी ही वियर्ड होती जा रही है। चेन किंगजी के माथे पर सिलवटें बढ़ गईं। रास्ते में हमें कई रेफ्यूजीज के ग्रुप्स मिले, लेकिन वो सब साउथ, जहां सेफ्टी है, जाने के बजाय नॉर्थ की तरफ शोफंग काउंटी की तरफ जा रहे थे। ली किंगजाओ को इंटरेस्ट आने लगा, वो शोफंग क्यों जा रहे हैं। मैंने अपने स्पाइस से पता करवाया था। रेफ्यूजीज कह रहे हैं कि शोफंग काउंटी का नया मैजिस्ट्रेट कोई जिंदा भगवान है। वो ना सिर्फ रेफ्यूजीज को शेल्टर दे रहा है, बल्कि उन्हें भरपेट खाना भी खिला रहा है, वो भी व्हाइट फ्लावर स्टीम्ड बन्स, बर्गर बन्स और मीट। चेन किंगजी को खुद अपनी बात पर हंसी आ रही थी। व्हाइट फ्लावर बन्स और मीट, वो भी अनलिमिटेड। इस अकाल फैमिन के टाइम में कैपिटल सिटी के अमीर लोग भी इतना लग्जूरियस खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। एक बंजर काउंटी में ये कैसे पॉसिबल है? जिंदा भगवान, व्हाइट बन्स और मीट। ली किंगजाओ के होठों पर एक ठंडी स्माइल आ गई। लगता है इस मैजिस्ट्रेट को लोगों को खरीदना बहुत अच्छे से आता है। प्रिंसेस, ये पूरी सिचुएशन सस्पिशियस है। एक गरीब काउंटी इतने सारे रेफ्यूजीज को कैसे खिला सकता है? और वो 3000 डेमोनिक सोल्जर्स कहां से आ गए? मुझे डर है कि इस मैजिस्ट्रेट के पीछे कोई बहुत बड़ी एनिमी पावर है, शायद नॉर्थ के बारबेरियंस। वो रेफ्यूजीज को खिला पिलाकर अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं, ताकि वार के टाइम वो अंदर से अटैक कर सके। चेन किंगजी ने अपना डर सामने रखा। कैपिटल में भी ज्यादातर मिनिस्टर्स का यही मानना था। ली किंगजाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बग्घी का पर्दा हटाया और बाहर देखने लगी। वो जितना नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, नजारा उतना ही खौफनाक होता जा रहा था। जमीन फटी हुई थी, गांव खाली तदे थे, जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो हड्डियों का ढांचा बन चुके थे और उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। ये दाकियन एम्पायर की रियलिटी थी। हेल, नर्क। अगर इस नरक में अचानक कोई ऐसी जगह बन जाए जहां लोगों को भरपेट खाना मिले, तो रेफ्यूजीज आग में कूदने वाले कीड़ों की तरह वहां भागेंगे ही। चाहे वो भगवान हो या शैतान लॉयल हो या ट्रेटर, हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ली किंगजाओ ने पर्दा गिरा दिया। उसकी आवाज फिर से एकदम ठंडी हो गई। सबको ऑर्डर दो, शहर में घुसने के बाद कोई भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताएगा। सब मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। चेन किंगजी, तुम कुछ गार्ड्स लेकर मेरे साथ नॉर्मल गार्ड्स की तरह चलोगे। बाकी पूरी फोर्स शहर से 10 मील दूर कैंप लगाएगी। मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी शहर के पास नहीं आएगा। यस प्रिंसेस। बग्घी आगे बढ़ती रही और जल्दी ही क्षितिज होराइजन पर एक शहर का आउटलाइन दिखने लगा। वो शोफैंग काउंटी था। वो जितना करीब आ रहे थे, ली किंगजाओ और चेन किंगजी उतने ही ज्यादा हैरान होते जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस टूटे फूटे शहर के बाहर हजारों लोग, जिनके कपड़े फटे हुए थे लेकिन वो एनर्जी से भरे हुए थे, पागलों की तरह कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। कुछ लोग सिटी वॉल को ऊंचा और मोटा कर रहे थे। वो वॉल इतनी बड़ी बन रही थी कि कैपिटल सिटी के लेवल को टक्कर दे रही थी। कुछ लोग शहर के बाहर बहुत गहरी और चौड़ी खाई खोद रहे थे, जो साफ साफ डिफेंस ट्रेंच मोट लग रही थी। और दूर कुछ लोग जमीन लेवल कर रहे थे और रोड्स बना रहे थे। हजारों लोग एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई केओस या कंफ्यूजन नहीं था। सब कुछ एक परफेक्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा था। क्या ये कोई ऐसा बॉर्डर टाउन लग रहा है जो अभी अभी अकाल और बैंडिट्स के अटैक से बर्बाद हुआ है? ये तो एक टेरिफाइंग मिलिट्री फोर्ट्रेस बन रहा है। चेन किंगजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कितना सारा पैसा और राशन चाहिए, और ये मजदूर, ये लोग भूखे मरने वाले रेफ्यूजीज कहां से लग रहे हैं? ली किंगजाओ का एक्सप्रेशन भी बहुत सीरियस हो गया। वो उन मजदूरों की बॉडी देख रही थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उनकी मसल्स एकदम सॉलिड थीं और उनके चेहरों पर एक हेल्दी लाल चमक थी। वो लोग सैकड़ों किलो के भारी पत्थर उठा रहे थे, लेकिन ऐसे भाग रहे थे जैसे उनके हाथों में रुई हो। इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ तो कैपिटल सिटी के रॉयल गार्ड्स के पास भी नहीं है। क्या यही वो 3000 डेमोनिक सोल्जर्स हैं? उसके दिमाग में, ली किंगजाओ के दिमाग में, वो 4 शब्द फिर से गूंजने लगे। 3000 डेमोनिक सोल्जर्स। लगता है उस सीक्रेट लेटर में कोई एग्जैजरेशन नहीं था, बल्कि उन्होंने सच्चाई को कम करके बताया था। जैसे ही उनकी बग्घी शहर के दरवाजे के पास पहुंची, एक और अजीब नजारा देखने को मिला। एक लंबी और जोरदार सीटी की आवाज गूंजी और वो सीटी बजते ही उन हजारों मजदूरों ने तुरंत अपने औजार जमीन पर रख दिए।
और किसी ट्रेन्ड आर्मी की तरह कुछ ही सेकंड्स में शहर के दरवाजे के सामने एक परफेक्ट लाइन में खड़े हो गए। उसके तुरंत बाद शहर के अंदर से कुछ वुडन कार्ट्स बाहर धकेल कर लाई गईं। उन कार्ट्स पर ऑयली पेपर में लिपटे हुए बहुत सारे पैकेट्स रखे थे और साथ में काले रंग के लिक्विड से भरी अजीब सी बोतलें भी थी। भुने हुए मीट और ब्रेड की एक बहुत ही स्ट्रांग और डिलिशियस खुशबू हवा में फैल गई। ली किंगजाओ और चेन चिंगजी भी उस खुशबू को सूंघकर अपनी नाक सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने देखा कि हर एक मजदूर ने एक पैकेट और एक काली बोतल ली और वहीं जमीन पर बैठकर जानवरों की तरह उसे खाना शुरू कर दिया। ली किंगजाओ की नजरें एक भारी भरकम मजदूर पर टिक गईं, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं था। उसने देखा कि उस मजदूर ने वो पेपर पैकेट सिर्फ 2-3 बाइट्स में ही एतम कर दिया और फिर वो भाग कर गया और दूसरा पैकेट लिया, फिर तीसरा। उस आदमी ने पूरे 5 व्हाइट फ्लोर एंड मीट वाले वो पैकेट्स खाए और 2 बोतल काला पानी पिया। तब जाके उसने एक डकार ली और अपना पेट सहलाया। चेन चिंगजी का मुंह इतना खुल चुका था कि उसमें एक अंडा समा जाए। 5 बड़े मीट बंस और 2 बोतल पानी। प्रिंसेस, वो हकलाते हुए बोला, आर्मी का सबसे बड़ा पेटू सोल्जर भी एक बार में इतना नहीं खा सकता, और वो भी अनलिमिटेड सप्लाई। ये सब मेरे समझ के बाहर है, ये इम्पॉसिबल है। ली किंगजाओ का दिल भी डूबने लगा था। उसने बचपन से ढेरों किताबें पढ़ी थीं, लेकिन उसने आज तक ऐसे किसी खाने के बारे में नहीं पढ़ा था जो किसी नॉर्मल इंसान को इतनी डरावनी भूख और ताकत दे सके। ये लिन्युआन कौन है और इसका ये खाना कहां से आता है? हम शहर के अंदर जाएंगे, ली किंगजाओ ने अपना शौक छुपाते हुए भारी आवाज में कहा। बग्गी धीरे धीरे शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। ये गार्ड्स भी बहुत मजबूत थे और उनकी आंखें बहुत तेज थी। उन्होंने सस्ते लेदर आर्मर पहने हुए थे, लेकिन उनके अंदर मौत से न डरने वाला जो औरा था। उसने चेन किंगजी जैसे रॉयल गार्ड कमांडर को भी हल्का सा प्रेशर फील करवा दिया। कौन हो तुम? कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? एक गार्ड ने बिना किसी इमोशन के पूछा। ऑफिसर, हम साउथ से आए व्यापारी है। हम यहाँ आराम करने और कुछ सामान खरीदने आए हैं। बग्गी चला रहे एक रिटायर्ड रॉयल गार्ड ने झूठी मुस्कान के साथ कहा और चुपके से चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा गार्ड की तरफ बढ़ाया। उस गार्ड ने चांदी की तरफ देखा तक नहीं। उसने एकदम रूखी आवाज में कहा, अंदर जा सकते हो, लेकिन शोफांग काउंटी के रूल्स फॉलो करने होंगे। ये कहते हुए उसने दीवार पर चिपके एक नोटिस की तरफ इशारा किया। ये वही शोफांग काउंटी क्लीनलीनेस रेगुलेशंस था जिसे मैंने लागू किया था। कचरा फेंका तो सदकों पर झाड़ू लगानी पड़ेगी, थूका तो टॉयलेट सा करना पड़ेगा। शहर के अंदर हर मूवमेंट की रिपोर्ट ग्रिड मैनेजर को देनी होगी। अगर रूल्स तोड़े तो रिजल्ट तुम खुद भुगतोगे। गार्ड ने एक एक वर्ड क्लियर करते हुए कहा। चेन चिंगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कचरा, टॉयलेट, ग्रिड मैनेजर, ये क्या बकवास रूल्स हैं? उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन ली किंगजाओ ने अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। हम रूल्स याद रखेंगे, ली किंगजाओ ने कामली कहा। गार्ड ने हाथ हिलाकर उन्हें अंदर जाने दिया। बग्गी शहर के अंदर दाखिल हुई और शहर के अंदर का नजारा देखकर वो दोनों एक बार फिर शॉक्ड रह गए। अगर शहर के बाहर एक कैओटिक लेकिन एनर्जेटिक कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो शहर के अंदर का नजारा एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया था जो इतना सा था कि अनरियलिस्टिक लग रहा था। सगे इतनी सा थी कि उन पर एक भी सूखा पत्ता नहीं था। सकों के दोनों तरफ एकदम परफेक्ट ड्रेनेज ट्रेंचेस बनी हुई थी। हर थोड़ी दूर पर लकड़ी के बोर्ड्स से घिरे हुए गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स थे और उन्होंने घास फूस की छत वाले कुछ छोटे घर भी देखे जिन पर पब्लिक टॉयलेट लिखा हुआ था। कुछ लोग यूनिफॉर्म पहने हुए थे जो असल में थोड़े सा सुथरे पुराने कपड़े ही थे और उनकी पीठ पर इंस्पेक्शन डूचा लिखा हुआ था। वो सकों पर पेट्रोल कर रहे थे। अगर कोई जमीन पर कुछ गिराने की कोशिश भी करता तो वो तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे एजुकेट करने लगे। ये शहर लोगों की भीड़ को छोड़ दे तो कैपिटल सिटी की सबसे महंगी जुके स्ट्रीट से भी ज्यादा सा और ऑर्गेनाइज था। चेन चिंगजी को लग रहा था कि उसका वर्ल्ड व्यू आज बार बार टूट रहा है और फिर से बन रहा है। क्या हम सच में इंसानों की दुनिया में हैं? वो बुदबुदाया। ली किंगजाओ चुप थी, लेकिन उसके दिल में चेन चिंग से भी ज्यादा भयंकर तुरान चल रहा था। पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होना, साफ सफाई का ये पागलपन वाला स्टैंडर्ड, ये मिलिट्री स्टाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये कोई नॉर्मल काउंटी मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। इसके पीछे पक्का कोई बहुत ही डीप, कंप्लीट और अननोन फिलॉसफी या थियरी है जो इन्हें चला रही है। वो लिन्युआन आखिर है कौन? ली किंगजाओ के अंदर उस इंसान को लेकर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और डर पैदा हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द उस लिन्युआन को ढूंढेगी और खुद देखेगी कि वो क्या चीज है। बग्गी उस ज्यादा ही साथ सदक पर धीरे धीरे चल रही थी। चेन चिंगजी ने पर्दे का एक कोना हटाया हुआ था। उसकी आंखें किसी उल्लू की तरह बड़ी हो चुकी थीं और उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। प्रिंसेस, वहां देखिए, उसने अपनी आवाज एकदम धीमी करते हुए गली के कोने पर खड़े एक इंस्पेक्शन गार्ड की तरफ इशारा किया। ये वही आदमी है जिसे मैंने बाहर शहर के दरवाजे पर देखा था। ये आदमी अकेले 200 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है और अभी ये एक इंसान को सदकों पर थूकने से रोक रहा है। और वहां देखिए, छत रिपेयर कर रहा वो मजदूर, उसने अभी 6 मीट बंस खाए थे और अब वो ऐसे काम कर रहा है जैसे कभी थकेगा ही नहीं। चेन किंगजी को लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। उसके हिसाब से
से ये सुपर ह्यूमन ताकत वाले और भयंकर खाने वाले लोग आर्मीज के लिए सबसे कीमती वेपन्स थे। ये किलिंग मशीन्स थे, लेकिन इस शोफंग काउंटी में ये लोग छतें रिपेयर कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और कचरा साफ करवा रहे हैं। ये तो टैलेंट और पावर की बेइज्जती है। ली किंगजाओ ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें सगत के दोनों तरफ काम कर रहे लोगों पर थी। उसने नोटिस किया कि यहाँ हर इंसान, चाहे वो काम कर रहा मजदूर हो, पेट्रोल कर रहा गार्ड हो या गली में खेल रहा बच्चा, सबके चेहरों पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो उसने दाकियन एम्पायर में कहीं और नहीं देखा था। वो सेटिस्फैक्शन और एक अजीब से पागलपन का मिक्स था। वो जिस तरह एक दूसरे को देख रहे थे, जिस तरह अपने शहर को देख रहे थे, उनकी आंखों में एक रिलीजियस डिवोशन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शहर नहीं बल्कि अपना होली सिटी, पवित्र शहर बना रहे हो। रू को ली किंगजाओ ने अचानक कहा। बग्घी एक छोटे से ऑफिशियल के पास जाके रुकी जो मजदूरों को टूल्स बांट रहा था। ली किंगजाओ ने खीदकी से चांदी का एक छोटा टुकड़ा बाहर निकाला और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी ब्रदर, हम यहाँ नए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि काउंटी मैजिस्ट्रेट लिन युएन इस वक्त कहाँ होंगे? उस ऑफिशियल ने चांदी देखी। पहले उसने मना करना चाहा, लेकिन जब उसने ली किंगजाओ की वो ठंडी और खूबसूरत आंखें देखी तो ना जाने क्यों उसमें चांदी ले ली। उसने अपना सिर खुजाया और उसके चेहरे पर प्राइड और डिवोशन का एक अजीब सा एक्सप्रेशन। लेकिन हमारे बॉस किसी ड्रैगन की तरह है, आप उनका सिर देख सकते हैं लेकिन पूंछ नहीं। मीनिंग वो बहुत मिस्टीरियस है, वो ऐसे ही किसी से भी नहीं मिलते। क्या लॉर्ड लिन इतने बिजी रहते हैं? ली किंगजाओ ने कामली पूछा। अरे बिल्कुल। उस आदमी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरी बात आते ही वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमारे बॉस कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो एक लिविंग गॉड है। आप लोगों ने हमें 1 महीने पहले नहीं देखा था, हम सब भूख से मरने वाले थे। बॉस ने हमें बचाया, हमें खाना दिया। आपने वो खुशबू सूंघी, उसे बर्गर कहते हैं। व्हाइट बन्स के बीच में इतना बड़ा मीट का पीस और वो काला अमृत, उसे कोक कहते हैं। एक घूंट पियो और पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। उसने अपने हाथों से बर्गर का साइज बताते हुए ऐसे एक्सप्लेन किया कि उसके मुंह से लार टपकने लगे। बगल में बैठा चन चिंजी ये सब सुनकर चीड़ रहा था। ये वही ब्रेन वॉश करने वाला बकवास है। इस लिन युएन को लोगों का माइंड कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ली किंगजाओ ने कुछ और ही नोटिस किया। उसने पूछा, तो ब्रदर, क्या आप लोगों को ये बर्गर्स रोज खाने को मिलते हैं? बिल्कुल, दिन में 3 बार, अनलिमिटेड। बस आपको बॉस के लिए काम करना होगा और आप जितना चाहो खा सकते हो। वो ऑफिशियल ऐसे बोल रहा था जैसे ये दुनिया का यूनिवर्सल रूल हो। हमारे बॉस कहते हैं जो काम करेगा वही खाएगा। इसे क्या कहते हैं? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्क, काम के हिसाब से बांटन। डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्क। ली किंगजाओ ने ये नया फ्रेज अपने दिमाग में नोट कर लिया। तो क्या आप लोग रोज बहुत थक जाते हैं? क्या लॉर्ड लिन आप पर बहुत स्ट्रिक्ट है? उसने अपना इंटरोगेशन कंटिन्यू रखा। इस सवाल ने तो जैसे उस ऑफिशियल के इमोशंस का बांध तोड़ दिया। थकते हैं, बिल्कुल थकते हैं। हम रोज 12 सेशन 24 आवर्स काम करते हैं, लेकिन बॉस बहुत दयालु हैं। वो हमें हर 3 दिन में 1 दिन का रेस्ट देते हैं। चन किंगजी को तो चक्कर ही आने लगे। रोज 12 सेशन काम और 10 दिन में 1 छुट्टी, इसे दया कहते हैं? ये तो इंसान को मशीन समझकर पीसना हुआ। ये लिन युआन सच में एक शैतान है। लेकिन उस ऑफिशियल ने आगे जो कहा, उसने चन चिंगजी के बचे कुचे लॉजिक को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। हमें तो लगता है बॉस कुछ ज्यादा ही दयालु हैं। रोज सिर्फ छुट्टी भी, क्या इससे शहर बनने में डिले नहीं होगा? हम सबने मिलकर बॉस को पिटीशन दिया था कि हमें 24/7 काम करने दिया जाए बिना किसी छुट्टी के, लेकिन बॉस ने मना कर दिया। उस ऑफिशियल के चेहरे पर एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट और रेस्पेक्ट थी। बॉस ने कहा, हेल्थ इज द कैपिटल ऑफ रेवोल्यूशन। हेल्थ ही सबसे बड़ी पूंजी है। काम और आराम में बैलेंस होना चाहिए। इसे द वे ऑफ नर्चरिंग ट्रूप्स, सैनिकों को ट्रेन करने का तरीका कहते हैं। बॉस की सोच इतनी हाई लेवल की है कि हम नॉर्मल लोग उसे समझ ही नहीं सकते। चन किंगजी और ली किंगजाओ दोनों बग्गी के अंदर पूरी तरह स्पीचलेस थे। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कुछ मजदूर अपने बॉस से भीख मांग रहे हैं कि उन्हें 24/7 काम करने दिया जाए और बॉस उन्हें मना कर रहा है, ये बोलकर कि ये सोल्जर्स को ट्रेन करने का तरीका है। ये लोग किस दुनिया से आए हैं? और वो लिन युएन आखिर है कौन? तो क्या आप बता सकते हैं लॉर्ड लिन अभी कहाँ हैं? हमें उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील करनी है। ली किंगजाओ ने एक गहरी सांस ली और फोर्सफुली टॉपिक को वापस पॉइंट पर लाया। इस वट बॉस पक्का काउंटी ऑफिस में होंगे। उस ऑफिशियल ने गली के एंड की तरफ पॉइंट किया। इस सक पर सीधे जाइए, जो सबसे बड़ा और सबसे इंप्रेसिव घर दिखेगा वही काउंटी ऑफिस है। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगा, बॉस को चालाक और धोखेबाज मर्चेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बात संभल कर कीजिएगा। थैंक यू ब्रदर। बग्गी फिर से आगे बढ़ी और काउंटी ऑफिस की तरफ जाने लगी। चेन चिंजी का चेहरा एकदम सीरियस हो चुका था। उसने ली किंगजाओ से कहा, प्रिंसेस, सिचुएशन हमारे अंदाजे से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये लिन युएन डराना और प्यार दिखाना,
दोनों बहुत अच्छे से जानता है। उसने खाने से इन रेफ्यूजीज को कंट्रोल किया है और फिर अपनी उस वियर्ड फिलॉसफी से इनका ब्रेन वॉश कर दिया है ताकि ये खुशी खुशी उसके लिए अपनी जान दे सके। मुझे लगता है ये इंसान बहुत खतरनाक है और इसके प्लान्स हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। ली किंगज़ाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर भी सवालों का तुरान उठ रहा था। जिंदा भगवान या शैतान, दयालु या क्रूर? उसके दिमाग में लिन युआन की इमेज एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभासों से भरा हुआ था। और वो जितना उसके करीब जा रही थी, ये मिस्ट्री उतनी ही गहरी होती जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था और जानने की बेताबी भी हो रही थी। कुछ ही देर में वो सकत के एंड पर पहुंच गए और उनके सामने शूफांग का सबसे बड़ा और इंप्रेसिव घर था। वो काउंटी ऑफिस था, लेकिन वो एक ऐसी खंडहर जैसी बिल्डिंग थी जो लग रहा था कि किसी भी वक्त गिर जाएगी। उसकी बाउंड्री वॉल मिट्टी की बनी थी और उसमें बड़े बड़े छेद थे। मेन गेट नया था, लेकिन वो लकड़ी के अलग अलग साइज के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। गेट के ऊपर कोई ऑफिशियल बोर्ड भी नहीं था, बस काले रंग से टेढ़े मेजे अक्षरों में शोफैंग काउंटी ऑफिस लिखा था। ये बिल्डिंग रास्ते में बढ़ने वाले किसी ऑर्डिनरी किसान के घर से भी ज्यादा गरीब लग रही थी। चेन चिंगजी हक्का बक्का रह गया। ली किंगज़ाओ भी शौक में थी। क्या यही वो मिस्टीरियस और पावरफुल लॉर्ड लिन का हेडक्वार्टर्स है? उनके दिमाग में जो एक एम्बिशियस मास्टरमाइंड और खतरनाक विलन की इमेज थी, उसके रहने की जगह ऐसी कैसे हो सकती है? वो दोनों अभी इसी शौक में थे कि तभी काउंटी ऑफिस के अंदर से एक लोगा बाहर आया। उसने साधारण सूती कपड़े पहने थे, जैसे कोई नौकर हो। वो उबासी ले रहा था। वो 20 साल के आसपास का लग रहा था। दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी नींद थी जैसे वो अभी अभी सोकर उठा हो। उसके बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक पेपर पैकेट था और वो चलते चलते उसमें से कुछ चबा रहा था। उसके मुंह के चारों तरफ तेल लगा हुआ था। ये विलेज चीफ वांग भी ना, आज मेरा रेस्ट डे था, फिर भी सुबह सुबह मीटिंग के लिए उठा दिया। हाइजीन मूवमेंट फेज 2, यार क्या बोरियत है। वो लगड़ा बर्गर खाते खाते बड़बड़ा रहा था। उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजर सीधे उस बग्घी पर पड़ी और बग्घी की खिदकी से झांकती और खूबसूरत आंखों पर वो लगड़ा थोड़ा चौंका। उसने बर्गर चबाना रोक दिया। क्या फिर से कोई गेस्ट आ गए? उसने मुंह में भरे खाने के साथ ही बोला। फिर उसने जल्दी जल्दी बाकी का बर्गर भी मुंह में ठूंस लिया, अपने ऑयली हाथों से अपना मुंह पोंछा और बग्घी की तरफ आ गया। आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? इस लगे को देखकर जो उबासी ले रहा था, जिसके मुंह पर तेल लगा था और जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। चेन चिंगजी का माथा ठनक गया। उसे इस लगे के अंदर किसी मास्टर वाली एनर्जी फील नहीं हो रही थी, ना ही इसके अंदर कोई ऑफिशियल एटीट्यूड था। ये तो पड़ोस के किसी आलसी लड़के जैसा लग रहा था। हम लॉर्ड लिन से मिलने आए हैं, चेन चिंगजी ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा। लॉर्ड लिन सुनकर वो लगदा थोड़ा चौंका। फिर उसने अपनी उंगली से अपनी ही नाक की तरफ इशारा किया। अरे वो तो मैं ही हूँ। उसने कहा, बताइए क्या काम है? हाँ? चेन चिंगजी को लगा जैसे उसके दिमाग में बम फट गया हो। ये लिन युआन है, वो इंसान जो 3000 डेमोनिक सोल्जर्स को कंट्रोल करता है, जिसने 800 बैंडिट्स को तबाह कर दिया, वो मास्टरमाइंड जिसके प्लान्स पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। ये सीधा साधा आलसी और बेवकूफ सा दिखने वाला लगता है। ये इम्पॉसिबल है। ली चिंगज़ाओ जो अपने नकाब के पीछे से सब देख रही थी, वो भी पूरी तरह सुन्न पड़ गई। उसने लिन युआन से मिलने के हजारों सिनारियो सोचे थे। शायद वो एक हेवी सिक्योरिटी वाले मिलिट्री कैंप में होगा, जहां वो एक लीडर की तरह बैठा होगा, या फिर शायद वो एक किताब पढ़ता हुआ कोई स्कॉलर होगा, शायद वो कोई मजबूत वॉरियर होगा या कोई बहुत चालाक ऑफिशियल। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लिन युआन ऐसा ऑर्डिनरी और आलसी दिखने वाला लका होगा। और अभी वो क्या बड़बड़ा रहा था? विलेज चीफ वांग, हाइजीन मूवमेंट, बोरियत। क्या कोई मास्टरमाइंड विलन ऐसी बातें करता है? एक पल के लिए ली किंगज़ाओ को लगा कि ये इंसान नाटक कर रहा है। हाँ, ये पक्का एक्टिंग है। ये इंसान बहुत चालाक है। ये जानबूझकर खुद को ऐसा हार्मलेस और आलसी दिखा रहा है ताकि लोग इसे कमजोर समझे। ये सोचते ही ली किंगज़ाओ का डर खत्म हो गया और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वो बग्घी से नीचे उतरी। उसने मेरी तरफ देखकर बहुत ही ग्रेस के साथ वो किया। मैं सू फैमिली की दूसरी बेटी हूँ। लॉर्ड लीन से मिलकर खुशी हुई। उसने अपनी सुरीली और मीठी आवाज में कहा। ये वो झूठी आइडेंटिटी थी जो उसने अपने लिए तैयार की थी। मेरी आंखें तो बस उसे ही देख रही थी। हालांकि उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी वो परफेक्ट बॉडी, पानी जैसी सा आंखें और वो सुरीली आवाज मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने खूबसूरत लगदियां सिर्फ स्क्रीन पर देखी थी, ये सब मेरा दिल धड़काने के लिए काफी था। मिस सू, प्लीज, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथ कहाँ रखूं। मैं मन ही मन सोच रहा था, एंशिएंट टाइम की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती है क्या? और ये तो कोई अमीर घराने की लग रही है। टाइम ट्रैवल करना सच में वर्थ इट था। चेन चिंगजी मेरा वो ठरकी एक्सप्रेशन देखकर और भी ज्यादा डिस्कस्ड फील करने लगा। एक्टिंग कर 3000 किलर्स को कंट्रोल करने वाला लीडर एक लड़ी को देखकर ऐसे नर्वस होगा। बहुत ही घटिया एक्टिंग है। लॉर्ड लिन। चेन चिंगजी एक कदम आगे बढ़ा और मेरे और ली किंगज़ाओ के
बीच में खड़ा हो गया। उसकी चौड़ी बॉडी किसी दीवार की तरह लग रही थी। हमारी यंग मिस साउथ की सू फैमिली से है, हम यहाँ आपसे एक बिजनेस डील करने आए हैं। बिजनेस डील? मेरी नजरें ली किंगजाओ से हटकर चन चिंगजी पर गई। मैंने इस अधेदर उम्र के आदमी को ध्यान से देखा। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। इसकी आंखें तो किसी चाकू जैसी तेज है, इसके माथे की नसें भी तनी हुई हैं। ये पक्का कोई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। डेंजरस। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। कैसी डील? मैंने पूछा और छुपके से आधा कदम पीछे हट गया ताकि काउंटी ऑफिस के दरवाजे के और करीब हो जाऊं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत अंदर भाग जाऊंगा। हमने सुना है कि शोफैंग काउंटी में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको सामान की जरूरत होगी। हमारी सू फैमिली सिल्क, चाय और बर्तनों का बिजनेस करती है। हम शोफैंग काउंटी में अपनी एक ब्रांच दुकान खोलना चाहते हैं। लॉर्ड लिन का इस बारे में क्या ख्याल है? ली किंगजाओ ने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा। यह प्लान उसने अपने एडवाइजर्स के साथ मिलकर बनाया था। एक मर्चेंट बनकर शोफैंग में एंट्री लेना परफेक्टली नेचुरल था और इससे वो मेरी इकोनॉमी और असली इंटेंशंस को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकती थी। दुकान खोलना, ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। ये तो बहुत अच्छी बात है। शोफैंग काउंटी में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग हैं लेकिन सामान नहीं है। मेरे पास सिस्टम तो है लेकिन वो सिर्फ बर्गर, कोक और चिकन देता है, वो नमक भी नहीं दे सकता। मेरे 3000 मजदूर अभी भी फटे हुए कपड़े पहनते हैं और लकड़ी के डंडों से काम चलाते हैं। मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि ब्लैक विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड से लूटे हुए सोने चांदी को यूजफुल सामान में कैसे बदलूं, और अब ये व्यापारी खुद चलकर मेरे पास आ गए। वेलकम, बिल्कुल वेलकम। मेरे चेहरे पर तुरंत एक बहुत ही वार्म और वेलकमिंग स्माइल आ गई। शोफैंग काउंटी हर इन्वेस्टर का वेलकम करता है। दुकान खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी परमिशन देता हूं। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। ग्रेट, अब मैं अपने सोने से कपड़े, लोहे के टूल्स और नमक खरीद सकता हूं और इनसे टैक्स भी वसूल करूंगा। ये तो मेरी मैजिस्ट्रेट लाइफ की पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है। मुझे इन्हें खुश रखना होगा। ली किंगजाओ मेरी वो लालची स्माइल देखकर और भी कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं। ये जानबूझकर लालची बनने का नाटक कर रहा है। ये हमें, यानी इस बड़ी मछली को अपने तालाब में बुलाना चाहता है। ये हमारे थ्रू साउथ के अमीर मर्चेंट्स के कनेक्शन बनाना चाहता है। इसके प्लान सिर्फ एक छोटे से शोफैंग काउंटी तक लिमिटेड नहीं है। लॉर्ड लिन का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ नए हैं, हमें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता और हमारे पास रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं है। क्या लॉर्ड लिन हमारी मदद कर सकते हैं? हमें कोई जगह दे सकते हैं? ये उसका दूसरा टेस्ट था। वो देखना चाहती थी कि मैं उन्हें कहाँ ठहराता हूँ। क्या मैं उन्हें किसी ऐसी जगह रखूंगा जहां उन पर नजर रखी जा सके? ये सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। शोफैंग काउंटी में अभी हर जगह काम चल रहा था। पुराने घर टूट रहे थे, नए बन रहे थे, कोई अच्छी जगह बची ही नहीं थी। मैं इन अमीर मर्चेंट्स को मजदूरों के काम्स में तो नहीं सुला सकता था ना, मैंने सोचा, और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने पीछे काउंटी ऑफिस की तरफ इशारा किया। मेरा ऑफिस बाहर से थोड़ा पुराना लगता है लेकिन अंदर अभी भी कुछ कमरे खाली है और वो साफ ही। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो आप यही रुक सकते हैं, और अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं यही हूं। मेरा प्लान बहुत सिंपल था। ये मेरे पहले इन्वेस्टर्स हैं, मेरे गॉड ऑफ वेल्थ, मुझे इन्हें बेस्ट सर्विस देनी होगी। ऑफिस में रुकना सेफ भी है और कन्वीनियंट भी, इससे मेरा अच्छा इंप्रेशन धरेगा। लेकिन मेरी इस बात को ली किंगजाओ और चन चिंगजी ने बिल्कुल अलग तरीके से लिया। काउंटी ऑफिस में रुकना, सीधा काउंटी मैजिस्ट्रेट के घर में। चन किंगजी का पहला थॉट था खतरा, ये ट्रप है, ये प्रिंसेस को सीधा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन ली किंगजाओ कुछ और ही सोच रही थी। उसने मेरी भोली आंखों में देखा और मन ही मन हंसी। अच्छा, तो तुम मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो, तुम मुझे अपने सबसे करीब रखना चाहते हो ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको। क्या वो दिन रात मुझ पर नजर रखना चाहता है और मेरे सीक्रेट्स ढूंढना चाहता है, या फिर उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे अपने बगल में रखकर ये साबित करना चाहता है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? या शायद उसे मेरी असली आइडेंटिटी पता चल गई है और वो मुझे चैलेंज कर रहा है। एक ही पल में ली किंगजाओ के दिमाग में हजारों थ्योरीज आ गईं। उसे रियलाइज हुआ कि वो इस यंग मैन के दिमाग को बिल्कुल भी नहीं परख पा रही है। उसके हर एक नॉर्मल एक्शन के पीछे ना जाने कितनी लेयर्स छिपी थी। उससे डील करना ऐसा था जैसे किसी गॉड लेवल चेस प्लेयर के साथ चेस खेलना, जहां आप कभी नहीं समझ सकते कि उसकी अगली चाल क्या होगी। क्या हुआ? जगह बहुत बेकार लगी क्या? मुझे लगा कि वो दोनों शांत इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें मेरा ऑफिस गरीब लग रहा है। मैंने अपना सिर खुजाया। हाँ, थोड़ा गरीब तो है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं विलेज चीफ वांग को बोलता हूँ कि वो सिटी में कोई अच्छा सा घर खाली करवा दे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ली किंगजाओ तुरंत रियलिटी में वापस आई और जल्दी से बोली, लॉर्ड लिन ने हमें पनाह दी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम यहीं रुकेंगे। उसने देसीदे कर लिया था, तुम मुझे अपने करीब रखना चाहते हो ना? ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस ग्रेट डीमन किंग के चेहरे के पीछे क्या छुपा रहे हो। चलिए फिर मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। मैं
खुशी से पीछे मुड़ा और उन्हें अंदर ले जाने लगा। ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। अरे हाँ, आपने सुबह से कुछ खाया है? बर्गर ट्राई करना चाहेंगे? मैं बता रहा हूं, ये बहुत टेस्टी होता है। इसका मीट पैटी बहुत बड़ा और थिक होता है। मेरी वो ओवर एंथुजियास्टिक और वेलकमिंग स्माइल देखकर चेन चिंगजी ने चुपके से अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। प्रिंसेस, ये इंसान बहुत वियर्ड है, हमें सतर्क रहना चाहिए। चेन किंगजी ने धीमी आवाज में वार्निंग दी। ली किंगजाओ ने, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी तेज चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। मैं खुद इस इंसान का असली चेहरा सामने लाऊंगी। मैंने ली किंगजाओ और चेन चिंगजी को ऑफिस के पीछे वाले कोर्टयार्ड आंगन में ठहराया। वहां सच में कुछ खाली कमरे थे, वो ब्रिक इंटों के बने थे और मेरी उस खंडहर जैसी मेन बिल्डिंग से तो बहुत अच्छे कंडीशन में थे। आप दोनों इन 2 कमरों में रुक सकते हैं। मैंने अगल बगल के 2 कमरों की तरफ इशारा किया। जगह थोड़ी सिंपल है लेकिन साफ है। बेड सीट्स और ब्लैंकेट्स सब नए हैं, अभी 2 दिन पहले ही लूट में से निकाले हैं। मैं बात करते करते अपने दिमाग में प्लानिंग भी कर रहा था। ये मेरे गोल्डन इन्वेस्टर्स हैं, मुझे इन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देना होगा। जब ये सेटल हो जाएंगे तो मैं वांग गैनशंग से बोलकर कुछ अच्छी औरतें भिजवाऊंगा इनकी सर्विस के लिए, और हाँ, किचन में बोलकर इनके लिए स्पेशल खाना भी बनवाना पड़ेगा। ओ वेट, मेरे पास किचन तो है ही नहीं, यहाँ तो सब बर्गर्स खाते हैं। ये सोचते ही मुझे थोड़ी शर्मिंदगी फील हुई। मैं अपने विप गेस्ट को रोज बर्गर्स तो नहीं खिला सकता। मुझे तो बर्गर्स पसंद है, लेकिन ये साउथ की एक अमीर घराने की लग रही है, इसे ये फास्ट फूड कहाँ पसंद आएगा। अहम मिस सू, मैंने थोड़ा एम्बेरस होते हुए हाथ मले। मेरे यहाँ फैसिलिटीज थोड़ी लिमिटेड है। खाने पीने के मामले में यहाँ सिर्फ बर्गर नाम का मीट ब्रेड मिलता है और कोक नाम का मीठा पानी। अगर आप लोगों को ये पसंद ना आए तो मैं किसी को भेजकर शहर से थोड़े चावल, सब्जियां और नॉर्मल खाना मंगवा सकता हूं। मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही कंसिडरेट और पोलाइट होस्ट हूं, लेकिन ली किंगजाओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बर्गर्स और कोक, ये वही डिवाइन फूड है जिसने नॉर्मल रेफ्यूजीज को सुपर ह्यूमन डिमोनिक सोल्जर्स में बदल दिया है, और ये इंसान वो मुझे इतनी आसानी से ऑफर कर रहा है। ये चाहता क्या है? ली किंगजाओ के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने तुरंत कई पॉसिबिलिटी सोची। 1, हो सकता है इस खाने में कोई ड्रग हो। अगर हम इसे लगातार खाएंगे तो ये हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेगा और हम भी इसके लॉयल स्लेव्स बन जाएंगे। ये हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। 2, ये हमें टेस्ट कर रहा है। ये देखना चाहता है कि इस डिवाइन फूड को देखकर हमारा रिएक्शन क्या होता है। अगर हम लालच या डर दिखाएंगे तो हमारी असली आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। 3, ये शो ऑफ कर रहा है कि इसके पास इस डिवाइन फूड की अनलिमिटेड सप्लाई है, ताकि हम डर जाएं और इसके खिलाफ कोई प्लान ना बनाएं, चाहे जो भी रीजन हो। ये बात क्लियर है कि लिन युआन का दिमाग बहुत खतरनाक लेवल पर काम करता है। लॉर्ड लीन का बहुत शुक्रिया। ली किंगजाओ ने अपनी सारी इमोशंस छुपा ली और एक परफेक्ट स्माइल के साथ कहा, हम जिस जगह जाते हैं वहीं के रूल्स फॉलो करते हैं। लॉर्ड लीन जो खाते हैं हम भी वही खाएंगे, और मुझे भी इस बर्गर और कोक को ट्राई करने की बहुत क्यूरियोसिटी है। उसने डिसाइड किया कि वो मेरा ही गेम खेलेगी। तुम चाहते हो कि मैं वो खाऊं? ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम्हारे इस डिवाइन फूड में ऐसा क्या सीक्रेट छुपा है। हा, ग्रेट मिस सू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं ये सुनकर खुश हो गया। मुझे नखरे वाले मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे अलग से खाना भी नहीं बनवाना पड़ेगा, तो आप लोग आराम से सेटल हो जाइए। मैं अभी आप लोगों के लिए खाना लेकर आता हूं। इतना बोलकर मैं हवा की तरह वहां से भाग गया। मुझे सिस्टम इन्वेंटरी से 2 एकदम फ्रेश बर्गर्स और 2 चिल्ड कोक की बोतलें निकालनी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हॉस्पिटलिटी टॉप नॉच होनी चाहिए। मुझे ऐसे भागते हुए देखकर चेन चिंगजी का चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो गया। प्रिंसेस, ऐसा मत कीजिए, उसने बहुत टेंशन में कहा। ये खाना सस्पिशियस है, इसमें पक्का कोई ट्रप है। आपके जान बहुत कीमती है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकती। कोई बात नहीं। ली किंगजाओ ने हाथ हिला के उसे रोका और कमरे का दरवाजा खोला। कमरा सच में बहुत सा था। एक लकड़ी का बेड, एक टेबल, 2 कुर्सियां, बस इतना ही। कमांडर चेन, क्या आपको लगता है कि अगर इस खाने में कोई जहर होगा तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे? उसने कामली पूछा। चेन चिंजी थोड़ा रुका, फिर उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कोई नॉर्मल जहर मुझसे नहीं छुप सकता, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इसमें कोई ऐसा रार पॉइजन ना हो जिसके बारे में हमने कभी सुना ही ना हो। तो अगर हम ये खाना मना कर देंगे तो ली युआन क्या सोचेगा? ली किंगजाओ ने पलटकर पूछा। चेन चिंगजी के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, अगर हमने खाना मना किया तो इसका क्लियर मतलब होगा कि हम उस पर डाउट कर रहे हैं, और फिर हमारा शोफांग में अंडरकवर रहने का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। प्रिंसेस इज वाइज, चेन किंगजी ने सिर झुकाया। अब वो प्रिंसेस की इंटेलिजेंस की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा था। लिन युआन हमसे जो करवाना चाहता है हमें वही करना होगा। ली किंगजाओ खीरकी से बाहर उस दिशा में देख रही थी जिधर मैं गया था। तभी ये कोई गलती करेगा, याद रखना कमांडर, अब से हम सिर्फ बंगरप्ट हो चुके साउथ के व्यापारी है, और लिन युआन ही हमारा इकलौता सहारा है। हमें उसका ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ भी करना होगा। अंडरस्टूड प्रिंसेस? चेन किंगजी ने भारी आवाज में कहा।
बहुत जल्दी मैं वापस आ गया। मेरे हाथों में 2 परफेक्टली पाक किए हुए बर्गर्स थे और मेरी बाहों में बर्फ जैसी ठंडी कोक की 2 बोतलें थी जिन पर पानी की बूंदें थी। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही ब्राइट स्माइल थी। आ गया मिस सू ब्रदर चेन, ट्राई कीजिए मेरा स्पेशल सीक्रेट रेसिपी बर्गर, एकदम फ्रेश और गर्म है। मैंने बर्गर्स और कोक को कोर्टयार्ड की स्टोन टेबल पर रखा और उन्हें ऑफर किया। ली किंगजाओ ने टेबल पर रखे उन पेपर पैकेट्स और काली बोतलों को देखा। उसके अंदर इमोशंस का तुरान आ रहा था। क्या यही वो डिवाइन आइटम है जो दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है? क्या इसी चीज ने उन रेफ्यूजीज को डिमोनिक सोल्जर्स बना दिया? दिखने में तो ये बहुत नॉर्मल लग रहा है। उसने अपने गोरे और नाजुक हाथों से एक पैकेट उठाया। पेपर के बाहर से भी उसे गर्माहट फील हो रही थी। उसने बिल्कुल मेरी तरह बहुत सावधानी से पेपर को खोला और जैसे ही पैकेट खुला, पके हुए मीट और फ्रेश ब्रेड की एक ऐसी खुशबू बाहर आई जिसने सीधा उसके सेंसेस पर अटैक कर दिया। सॉफ्ट बन्स, एकदम परफेक्टली ग्रिल्ड जूसी मीट, पिघला हुआ येलो चीज और कुछ ग्रीन पिकल्स। सिर्फ देखकर ही किसी की भी भूख पागलपन की हद तक बच सकती थी। चेन चिंगजी ने भी दूसरा बर्गर उठाया। उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था, जैसे वो कोई खतरनाक हथियार इंस्पेक्ट कर रहा हो। उसने पहले उसे सूंघा, फिर मीट को ध्यान से देखा। उसे कोई जहर या गड़बड़ नहीं दिखी। अरे शर्माइए मत, खाइए, मैंने उन्हें एनकरेज किया और मैंने भी अपने कपड़ों के अंदर से सिस्टम से एक और बर्गर निकाला और बहुत बड़ा बाइट लिया। मैं बता रहा हूं, इसे गरम गरम खाने में ही मजा है। ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ली किंगजाओ मुझे ऐसे बेपरवाह होकर खाते देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और डिसाइड कर लिया। उसने अपने चेहरे से नकाब वेल हटा दिया। मैं बर्गर चबा ही रहा था कि मेरी नजर उस पर पड़ी और मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। मेरे मुंह का खाना गले में ही अटक गया। मैंने क्या देखा? एक ऐसा चेहरा जिसकी भौहें दूर के पहाड़ों जैसी खूबसूरत थी और आंखें किसी शांत और गहरी झील की तरह थी। उसकी नाक एकदम परफेक्ट थी और उसकी स्किन बर्फ से भी ज्यादा सेद और क्लियर थी। ये एक ऐसी खूबसूरती थी जो इतनी प्योर और ठंडी थी कि इंसान की सांसें रोक दे। अगर मैंने अपनी मॉडर्न लाइफ में स्क्रीन्स पर जो लड़कियां देखी थी वो आर्टिफिशियल डायमंड्स थी, तो मेरे सामने खड़ी ये लड़की किसी बर्फीले पहाड़ की चोटी से निकाला गया एक फ्लॉलेस नेचुरल डायमंड थी। मुझे लगा जैसे मेरी हार्टबीट एक सेकंड के लिए रुक गई है, नहीं बहुत सारे सेकंड्स के लिए। ली चिंगजाओ ने मेरे उस डम्बस्ट्रक एक्सप्रेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बहुत ही ग्रेस के साथ एक छोटा सा बाइट लिया। सॉफ्ट ब्रेड, सॉल्टी जूसी मीट, क्रीमी चीज और स्वीट एंड सावर सॉस, इतने सारे फ्लेवर्स जो उसने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, वो सब एक साथ उसके मुंह में एक्सप्लोड हो गए। उसकी वो ठंडी आंखें अचानक बड़ी हो गई। टास्टी, उसके दिमाग में सिर्फ यही एक वर्ड गूंज रहा था, इंपीरियल पैलेस रॉयल किचन के टॉप शेफ्स जो दुनिया भर के महंगे इंग्रेडिएंट्स डालकर खाना बनाते हैं। ये बर्गर उन सबसे भी ज्यादा टेस्टी है। ये सिंपल है लेकिन इसका टेस्ट इर्रेसिस्टिबल है। फिर उसने उस काली बोतल का ढक्कन खोला। एफएस, एक हल्की सी गैस की आवाज आई और बोतल से ठंडी भाप निकली। उसने मेरी तरह उसे पिया। वो चिल्ड, स्वीट और बबली लिक्विड उसके गले से नीचे उतरा और एक बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार सेंसेशन उसके गले से होते हुए पेट तक गया। उस सेंसेशन की वजह से उसके गले से एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा बर्प डकार निकल गया। उसके सदेद गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए, लेकिन फिर उसने फील किया कि उसके पेट से एक गर्म एनर्जी उठ रही है। वो एनर्जी बहुत तेजी से उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगी। लंबे जर की वजह से उसकी बॉडी में जो थकान थी वो एक सेकंड में गायब हो गई और उसकी बॉडी पावर से भर गई। वो पूरी तरह शॉक में थी। अब मुझे समझ आया कि वो मजदूर इस खाने के लिए इतने पागल क्यों हैं। ये सिर्फ टेस्टी नहीं है, ये सच में इंस्टेंटली स्टैमिना रिस्टोर करता है। ये इंसानों का खाना हो ही नहीं सकता। चेन चिंगजी ने भी अपने बर्गर का एक बड़ा बाइट लिया था और बाइट लेते ही उसके उस आइस क्यूब जैसे चेहरे पर भी दरारें आ गईं। एक वॉरियर होने के नाते उसकी बॉडी एनर्जी को ली किंगजाओ से कहीं ज्यादा बेटर फील कर सकती थी। वो सासा महसूस कर रहा था कि एक बहुत ही प्योर और हेवी एनर्जी उसके पेट से निकलकर उसकी मसल्स और ब्लड में जा रही है। ये एनर्जी उसकी बॉडी की थकावट को ऐसे खत्म कर रही थी जैसे दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटी जिनसेंग भी नहीं कर सकती। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और 2 to 3 बाइट्स में ही पूरा बर्गर खत्म कर दिया। फिर उसने कोक उठाई और आधी बोतल एक बार में ही गटक गई। BORRP, एक बहुत ही लाउड और जोरदार डकार उस रॉयल गार्ड कमांडर के मुंह से निकली जिसे वो रोक नहीं पाया। कोर्टयार्ड में अचानक एक बहुत ही वियर्ड साइलेंस छा गया। मैं उन दोनों को बेवकूफों की तरह घूर रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था, ये दरकी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है और इसने अभी डकार ली। वो डकार भी कितनी क्यूट थी और ये आइस क्यूब अंकल ऐसे खा रहे हैं जैसे जरतों से भूखे हों। आराम से खाओ भाई, मेरे पास बहुत है। मुझे रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि मेरे दिए हुए 2 बर्गर्स और 1 बॉटल कोक ने इन दोनों वाइब गेस्ट्स के दिमाग के चिथड़े उड़ा दिए हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ली किंगजाओ अब मुझे किस नजर से देख रही है। उसकी नजरों में सिर्फ डाउट और अलर्टनेस नहीं था,
बल्कि एक बहुत ही गहरा, कभी ना खत्म होने वाला फेयर डर था। ये आदमी जो ऐसे डिवाइन आइटम्स अपनी जेब से निकाल कर दे देता है, ये असल में है क्या? ये एक ऐसा मील था जिसमें तीनों लोग बिल्कुल अलग अलग दुनिया में थे। मैं सिर्फ खुश था क्योंकि एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरे सामने बैठकर खाना खा रही थी। मेरी भूख भी बद गई थी और मैंने एक और बर्गर खत्म कर दिया। लेकिन ली किंगजाओ और चेन चिंगजी वो अपनी लाइफ का सबसे कंफ्यूजिंग मील खा रहे थे। एक तरफ उन्हें बर्गर्स और कोक का वो माइंड ब्लोइंग टेस्ट और एनर्जी मिल रही थी, और दूसरी तरफ उनके दिमाग में इस टेरिफाइंग रियलिटी के बारे में अलार्म बज रहे। खाना खत्म करने के बाद मैंने एक सेटिस्फाइड डकार ली। मैंने खाली पेपर पैकेट्स और बोतलों को देखा और बहुत ही वोशी से पूछा, तो मिस सू, ब्रदर चेन, कैसा लगा टेस्ट और चाहिए क्या? नहीं, बहुत शुक्रिया लॉर्ड लिन, हमारा पेट भर गया है। ली किंगजाओ ने जल्दी से हाथ हिलाया। उसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई है कि वो अभी उठकर कई मील दौड़ सकती है। वो और नहीं खाना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने और खाया तो कहीं वो भी उन मजदूरों की तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। चेन चिंगजी ने भी मना कर दिया। वो चुपचाप अपनी बॉडी में फ्लो हो रही उस प्योर एनर्जी को कंट्रोल और अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। ये एनर्जी जितनी प्योर है, ये उतना ही टेरिफाइंग है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए सुप्रीम मेडिसिन है। अगर कैपिटल सिटी के रॉयल गार्ड्स को रोज ये खाने को मिले तो वो आर्मी कितनी खतरनाक बन जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता। चलिए ठीक है, मैं अपनी जगह से खैरा हो गया। मुझे अपनी टेरिटरी का मुआयना करने जाना था। आप लोग अभी लंबे सैर से आए हैं तो आराम कीजिए। आप इस कोर्टयार्ड में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन हाँ, काउंटी ऑफिस से बाहर मत जाइएगा। बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत गंदगी और खतरा है, कहीं आपको चोट ना लग जाए। मैंने तो बस एक नॉर्मल सेफ्टी एडवाइस दी थी, लेकिन ली किंगजाओ के दिमाग ने इसे भी ट्विस्ट कर दिया। हमें बाहर जाने से मना कर रहा है क्यों? क्या ये नहीं चाहता कि हम बाहर का कोई सीक्रेट देखें, जैसे उन 3000 डेमोनिक सोल्जर्स की सीक्रेट ट्रेनिंग? उसने मन ही मन कोल्ड स्माइल दी, लेकिन बाहर से बहुत पोलाइटली बोली, ठीक है, हम समझ गए, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया लॉर्ड लीन। मेरे जाते ही चेन चिंगजी तुरंत ली किंगजाओ के पास आया। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क था। प्रिंसेस, ये खाना बहुत खतरनाक है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई नॉर्मल सोल्जर इसे लगातार 1 महीने तक खा ले तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी एलीट आर्मी के कमांडर्स को भी पीछे छोड़ देगी। 1 महीना, ली किंगजाओ ने धीरे से कहा, और शोफैन काउंटी के लोग इसे पिछले 1 महीने से खा रहे हैं। तभी उन्होंने ब्लैक विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। कमांडर चेन, क्या आपको अभी भी लगता है कि स्पाइस की वो रिपोर्ट एग्जैजरेटेड थी? चेन चिंगजी चुप हो गया। उसे वो वर्ड्स याद आ गए, डेमोनिक सोल्जर्स। अब उसे लग रहा था कि ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है। प्रिंसेस, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये खाना कहां से आ रहा है। अगर ये खाना हमारे कंट्रोल में आ गया तो दाकेन एम्पायर इनविंसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो ये लिन युआन दाकेन एम्पायर के लिए नॉर्थ के बारबेरियन से भी बड़ा खतरा है। मुझे पता है ली किंगजाओ की आंखें भी सीरियस थी, इसलिए हम अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब तक हमें इसके सारे सीक्रेट्स नहीं पता चल जाते तब तक हम इसके बिजनेस पार्टनर ही रहेंगे। वो खीरकी के पास गई और बाहर काम कर रहे एनर्जेटिक मजदूरों को देखने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया। कमांडर चेन, अगर हम व्यापारी बनकर इससे रिक्वेस्ट करें कि हमें काम के लिए कुछ मजदूर चाहिए तो क्या ये एग्री करेगा? चेन चिंगजी की आंखें चमक उठी। प्रिंसेस, का मतलब है कि हम उन सोल्जर्स के क्लोज जाना चाहते हैं? हाँ, ली किंगजाओ ने सिर हिलाया। सिर्फ उन सोल्जर्स से बात करके ही हमें पता चलेगा कि ये लिन युआन असल में उन्हें कैसे ट्रेन कर रहा है। दोपहर के वक्त ली किंगजाओ मुझे ढूंढते हुए फ्रंट यार्ड में आई। मैं उस वक्त एक बड़े से पेपर पर फोकस कर रहा था। वो पेपर लॉर्ड लीन, ली किंगजाओ ने प्यार से बुलाया। मिस सू। मैं झटके से पलटा और जल्दी से उस माप को रोल करने लगा। शिट, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी ये घटिया ड्राइंग देखे। लॉर्ड लीन, क्या आप सिटी की प्लानिंग कर रहे हैं? ली किंगजाओ ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ पास नहीं देखा। हाँ, बस ऐसे ही रफ स्केच बना रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो सब कुछ प्लान करना पड़ता है, वरना बहुत क्यास हो जाएगा। ली किंगजाओ के दिमाग में फिर से खतरे की घंटी बजी थी। सिटी प्लानिंग? एक मामूली काउंटी मैजिस्ट्रेट को सिटी प्लानिंग आती है और उसने शहर को अलग अलग फंक्शनल जोन्स में डिवाइड किया है। ये कॉन्सेप्ट तो कैपिटल सिटी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी नहीं पता, और ना जाने इस लिन युआन के पास ऐसे कितने हुनर और प्लान्स छिपे हैं जो मुझे नहीं पता। लॉर्ड लीन सच में बहुत दूर की सोचते हैं। मैं आपकी इंटेलिजेंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ली किंगजाओ ने दिल से मेरी तारीफ की। फिर उसने अचानक टॉपिक चेंज किया। लॉर्ड लीन, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मिस सू, बिल्कुल बताइए, कोई भी काम हो मैं हाजिर हूँ। मैंने तुरंत अपना सीना ठोकते हुए कहा, हम यहाँ जो सामान लाए हैं वो काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास लोग कम है।
क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने कुछ वर्कर्स हमें उधार दे दें? सामान उठाने और अरेंज करने के लिए हम उन्हें प्रॉपर वेजेस मजदूरी देंगे। क्या बस इतनी सी बात? मैंने सोचा, अरे वेजेस की क्या बात है, मेरे पास हजारों लोग हैं और सबके पास बहुत ताकत है। मैं अभी कुछ स्मार्ट और स्ट्रांग लैगरों को बुलाता हूं, वो आपका काम फ्री में कर देंगे। मैं तो बस अपने गोल्डन इन्वेस्टर्स को खुश करना चाहता था। बिजनेस तो बाद में होगा ना, पहले फ्री लेबर देकर अच्छा इंप्रेशन बनाना जरूरी है। नहीं नहीं, फ्री में कैसे? ली किंगजाओ ने मना करने का नाटक किया। अरे कोई बात नहीं, मैंने कह दिया ना। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर कोर्टयार्ड के बाहर आवाज लगाई, विलेज चीफ वांग, ओए वांग गिनशंग, इधर आ। कुछ ही सेकंड्स में वांग गिनशंग भागता हुआ मेरे सामने आ गया। बॉस, आपने बुलाया? हाँ ओल्ड वांग, ये दोनों हमारे शोफेंग काउंटी के वीआईपी गेस्ट हैं, मिस सू और ब्रदर चेन। मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया। इन्हें सामान शिफ्ट करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। जाओ और कुछ ऐसे लड़के लेकर आओ जो मजबूत हों और दिमाग से तेज हों। वो मिस सू के ऑर्डर फॉलो करेंगे। वांग गेनशंग ने जैसे ही वीआईपी गेस्ट सुना, उसने तुरंत बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ली किंगजाओ और चन चिंगजी को बो किया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बॉस के पास अचानक से ये दो अजनबी कहां से आ गए? और इनका ऑरा किसी ऑर्डिनरी मर्चेंट जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या ये बॉस के सीक्रेट एजेंट्स हैं जो अंडरकवर काम कर रहे थे? वो मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। यस बॉस, मैं अभी अरेंज करता हूं। वांग गेनशंग काम में बहुत फास्ट था। थोड़ी ही देर में वो 5 ऐसे आदमियों को लेकर आया जो किसी जायंट भालू की तरह चौड़े थे और उनकी आंखें बहुत तेज से चमक रही थी। बॉस, ये 5 लड़के बटालियन के ओरिजिनल गार्ड स्क्वाड से है। ये सबसे ज्यादा मजबूत हैं और ऑर्डर भी परफेक्टली फॉलो करते हैं। अगर ये मिस सू के साथ रहेंगे तो सेफ्टी की 100% गारंटी है। वांग गेनशंग ने बहुत प्राइड के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस किया। ली किंगजाओ और चन किंगजी वर्ड सुना, उनका दिल धक से रह गया। तो यही वो टेरिफाइंग सीक्रेट आर्मी है। ली किंगजाओ ने उन 5 जायंट्स को देखा। वो चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी बॉडी से जो ब्लड थर्स्टी ऑरा निकल रहा था, वो किसी भी नॉर्मल इंसान को डराने के लिए काफी था। वो इमेजिन कर सकती थी कि ये 5 लोग बैटलफील्ड पर कितनी तबाही मचा सकते हैं। और इस लिन यॉन ने अपनी इस मोस्ट डेंजरस एलीट आर्मी के 5 सोल्जर्स को मुझे सामान उठाने के लिए दे दिया। क्या ये सच में मेरी हेल्प करना चाहता है या फिर ये मुझे अपनी मसल पावर दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है? ली किंगजाओ का दिमाग फिर से ओवरहीट होने लगा। चलो ठीक है, तुम 5 लोग आज से मिस सू के साथ रहोगे और याद रखना, मिस सू जो भी बोलेंगी तुम्हें वो करना है और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। समझ गए? मैंने उन 5 जायंट्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया। यस बॉस। उन 5 ने एक साथ इतनी जोर से चिल्लाकर जवाब दिया कि मेरी रूह कांप गई। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। अबे धीरे बोल लो, मेरे कान के पर्दे फाड़ होगे क्या? मैंने मन ही मन उन्हें गालियां दी। ली किंगजाओ ने मेरा ये डरने वाला रिएक्शन देखा। उसने बहुत ही ग्रेसफुली मुझे बॉ किया। थैंक यू लॉर्ड लिन। लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, क्या मास्टर स्ट्रोक है? मुझे प्रोटेक्ट करने के बहाने इसने अपने 5 डेडलीस्ट सोल्जर्स मुझ पर नजर रखने के लिए लगा दिए। ये लिन युआन सच में बहुत खतरनाक प्लेयर है। अगले कुछ दिनों तक किंगजाओ ने अपना सामान अरेंज करने के बहाने उन 5 बटालियन सोल्जर्स से बातचीत शुरू की। उसने नोटिस किया कि वो 5 लोग मेरे लिए किसी रिलीजन की तरह पागल थे। वो कुछ भी पूछती, उनके हर सेंटेंस में बॉस जरूर होता था। ब्रॉथ, रुपीज आप लोग रोज इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, क्या आप थकते नहीं हैं? बॉस के लिए जान देना हमारे लिए प्राउड की बात है। थकान क्या होती है? हमें तो अफसोस होता है कि हम बॉस के ग्रैंड मिशन के लिए और मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे। तो क्या लॉर्ड लिन आपको पर्सनली ट्रेन करते हैं? बिल्कुल, बैटेलियन की हर ट्रेनिंग, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, बॉस ने खुद बनाई है। बॉस कहते हैं कि ट्रेनिंग में बैलेंस होना चाहिए। जांगची यूदू और काम के साथ आराम भी जरूरी है। लाओ यी जे है, ये बॉस का अल्टीमेट ट्रेनिंग सीक्रेट है। बगल में खेरा चन चिंगजी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर उबल रहा था। बैलेंस, काम के साथ आराम। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये पागल लोग रेस्ट टाइम में एक दूसरे को तब तक मारते हैं जब तक वो अधमरे ना हो जाए। इसे रेस्ट कहते हैं। तो लॉर्ड लिन आप लोगों से क्या चाहते हैं? उनका अल्टीमेट गोल क्या है? ली किंगजाओ ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। एक सोल्जर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसकी आंखों में पागलपन चमकने लगा। बॉस का विजन इतना बड़ा है कि हम नॉर्मल लोग उसे सोच भी नहीं सकते। हमें बस इतना पता है कि बॉस जहां पॉइंट करेंगे हम वहां अटैक करेंगे। बॉस जिसको मारने को बोलेंगे हम उसे मारेंगे, चाहे वो आसमान का कोई भगवान ही क्यों ना हो। अगर बॉस ने ऑर्डर दिया तो हम उसे भी आसमान से खींचकर नीचे लाएंगे। ली किंगजाओ पूरी तरह स्पीचलेस थी। वो उन सोल्जर्स के चेहरों पर वो पागलपन वाला डिवोशन देख रही थी और उसके अंदर तक एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि लिन यान का सबसे टेरिफाइंग वेपन वो डिवाइन फूड नहीं था, ना ही वो 3000 डिमोनिक सोल्जर्स थे। लिन यान का असली वेपन उसका वो माइंड कंट्रोल सिस्टम था जिसने हजारों लोगों को खुशी खुशी उसके लिए मरने को तैयार कर दिया था। मौत उनके लिए एक रिवॉर्ड बन चुकी थी। ये टेक्निक मिलिट्री स्ट्रेटेजी से बहुत ऊपर है। ये तो किसी गॉड का लेवल है। समय बीतता गया। ली किंगजाओ और चन चिंगजी अब शोफैंग काउंटी में काफी हद तक सेटल हो गए थे, लेकिन इन कुछ दिनों में
उन्होंने इतनी अजीब और डिस्टर्बिंग चीजें देखी थी कि उनका वर्ल्ड व्यू पूरी तरह शैटर हो चुका था। उन्होंने देखा कि जिन रेफ्यूजीज को अभी कुछ दिन पहले ही पेट भर खाना मिला है, उन्हें ट्रेनिंग के नाम पर शहर के बाहर बहुत बड़े और गहरे गड्ढे खोदने पर लगा दिया गया था और वो उन्हें पब्लिक टॉयलेट्स बोल रहे थे। वांग गेनशंग उन्हें समझा रहा था कि ये टनल वॉरफेयर सुरंग युद्ध की प्रैक्टिस है। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग घोड़ों को नहला रहे थे और यहां तक कि रात को घोड़ों के गले लगकर सो रहे थे। उनका कहना था कि वो ह्यूमन हॉर्स यूनिटी, अश्व मानव एकता अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो बॉस ने सिखाई है। और सबसे अजीब चीज, रोज दोपहर को खाना बर्गर को खाने के बाद 3000 मजदूर एक साथ जमीन पर बैठकर मेडिटेशन पोज में आ जाते थे और अजीब अजीब मंत्र बुदबुदाते थे। उनका मानना था कि वो बर्गर्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। पूरा शोफैंग काउंटी एक बहुत ही वियर्ड, इनसेन और मिस्टीरियस मिलिट्री कैंप बन चुका था। लेकिन इस पूरे पागलपन का क्रिएटर लिन युआन, वो एकदम चिल था। वो या तो ऑफिस में सोता रहता या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर हाथ पीछे बांधकर घूमता रहता। कभी कभी वो अपने उस गंदे से माप पर पॉइंट करके कुछ अजीब वर्ड्स बोलता। ड्रेनेज सिस्टम यहां होना चाहिए, कमर्शियल स्ट्रीट में फायर ट्रक के लिए जगह छोड़ो। किसी को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन सब यस बॉस, बॉस मास्टरमाइंड है बोलकर काम पे लग जाते थे। ली किंगजाओ को लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। एक तरफ वो लिन युआन था जो बिल्कुल नॉर्मल, आलसी और बेवकूफ लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो 3000 फैनेटिकल सोल्जर्स और ये पूरा वियर्ड सिस्टम था जो क्लियर कर रहा था कि इस यंग मैन का दिमाग कितना खतरनाक है। उसे फील हो रहा था कि जो लिन युआन वो देख रही है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखावा है। उस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा तुरान छुपा था जो पूरे डाकियन एम्पायर को तबाह कर सकता था। प्रिंसेस, आज शायद उनका रेस्ट डे है। चन चिंगजी उसके कमरे में आया। उसका चेहरा बहुत अजीब था। रेस्ट डे, ली किंगजाओ को याद आया। उस ऑफिशियल ने बताया था कि 10 दिन काम, 1 दिन छुट्टी। हाँ, मैंने अभी बाहर चेक किया, कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई नहीं है, चन चिंगजी ने कहा। लेकिन वो लोग खाली नहीं बैठे हैं। चन चिंगजी का एक्सप्रेशन और भी वियर्ड हो गया। 3000 से ज्यादा लोग शहर के बाहर के खाली मैदान में खाली हाथ एक दूसरे से पागलों की तरह ले रहे हैं, जैसे उन्हें दर्द ही फील नहीं होता। वो बहुत डरावना सीन है। ली किंगजाओ की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। छुट्टी वाले दिन आराम करने के बजाय 3000 लोग मास ब्रॉल, लड़ाई कर रहे हैं। क्या ये लिन युआन का कोई नया ट्रेनिंग मेथड है? चलो हम खुद जाकर देखते हैं। वो दोनों काउंटी ऑफिस से निकलकर सिटी वॉल पे गए और बाहर झांकने लगे। और जो उन्होंने देखा वो सच में डरावना था। शहर के बाहर एक बहुत बड़े मैदान में इंसानों का समंदर था। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में एक दूसरे को बहुत ब्रुटल तरीके से पीट रहे थे। हर पंच में जान थी और हर किक में नफरत। सबके चेहरे सूज चुके थे, कईयों के सिर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो हंस रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये तो एक मिनी वॉर है। ली चिंगजाओ और चन चिंगजी अभी उस खौफनाक नजारे को देख ही रहे थे कि अचानक काउंटी ऑफिस की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी और माइंड ब्लोइंग खुशबू उठी। वो खुशबू कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर में फैल गई। ये इतनी कॉम्प्लेक्स और टेम्पटिंग खुशबू थी कि सिर्फ सूंघने से ही हार्ट बीट तेज होने लगती थी और मुंह में पानी आ जाता था। ली किंगजाओ और चन चिंगजी ने भी गहरी सांस ली। ये खुशबू तो बर्गर से भी ज्यादा टेम्पटिंग है। और फिर उन्होंने एक और इम्पॉसिबल सीन देखा। वो 3000 बरसरकर मजदूर जो अभी एक दूसरे को जान से मारने पर तुले थे, वो खुशबू सूंघते ही एकदम स्टैचू पुतला बन गए, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। फिर उन सब ने एक साथ काउंटी ऑफिस की तरफ अपना सिर घुमाया। उनकी आंखों में जो खून खराबी की प्यास थी वो अब भूख में बदल चुकी थी। गल्प गल्प 3000 लोगों के एक साथ लार गटकने की आवाज गूंजी। स्पाइसी पेपर चिकन, बॉस का डिवाइन फूड। ओ माय गॉड, स्पाइसी पेपर चिकन वापस आ गया। जल्दी चलो, लाइन में लगो, वरना एतम हो जाएगा। पूरी क्राउड में जैसे बम फट गया। जो लोग अभी एक दूसरे का सिर फोड़ रहे थे वो अब एक दूसरे के गले में हाथ डालकर दोस्तों की तरह काउंटी ऑफिस की तरफ भाग रहे थे। उनकी स्पीड ऐसी थी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की तरफ भागता है। ली किंगजाओ और चन किंगजी सिटी वॉल पर खड़े, ये सब देखकर पूरी तरह सुन थे। स्पाइसी पेपर चिकन, एक और डिवाइन फूड, और इनकी बातों से लग रहा है कि ये बर्गर्स और कोक से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। जल्द ही उन्होंने देखा कि मैं उबासी लेता हुआ कुछ गार्ड्स के साथ काउंटी ऑफिस से बाहर आ रहा हूं। हमारे साथ वुडन कार्ट्स थी जिन पर ऑयली पेपर में लिपटे हुए गरम गरम भाप छोड़ते हुए पैकेट्स रखे थे और वो खतरनाक खुशबू उन्हीं पैकेट से आ रही थी। धक्का मत दो, लाइन में लगो, सबको मिलेगा। मैं पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर से मैं रो रहा था। यार, इस स्पाइसी पेपर चिकन का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। पिछली बार इन्होंने पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड तबाह कर दिया था। इस बार मुझे पोर्शन कंट्रोल करना ही डरेगा। हर इंसान को सिर्फ हाफ नहीं 1/3 चिकन ही मिलेगा। लेकिन मेरी वो वार्निंग उन लालची और भूखे भेड़ियों के सामने किसी काम की नहीं थी। वांग गेनशिंग सबसे पहले मेरे पास पहुंचा। उस पेपर पैकेट को देखकर वो रोने लगा।
बॉस, आप कितने महान हैं। हम इस लायक कहाँ थे कि हमें फिर से ये ब्रेक थ्रू गॉड पिल, बॉटलनेक तोड़ने वाली जादुई दवा मिले। उसने मेरे हाथ से एक पैकेट झपटा, पेपर फाड़ा और एक बहुत ही ऑयली और शाइनी चिकन लेग सीधा अपने मुंह में डाल लिया। हिस, वो फेमिलियर बिजली की तरह झटके देने वाली स्पाइसीनेस और आग जैसी जलन उसके मुंह में एक्सप्लोड हो गई। वांग गेनशंग की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसे लगा जैसे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी उसके पेट में फट गया है और लावा उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा है। उसका वो झुर्रियों वाला चेहरा देखते ही देखते लाल हो गया और आंखों से लाइट निकलने लगी। वो फिर से 20 साल जवान लग रहा था। वांग गेनशंग खुद को रोक नहीं पाया और आसमान की तरफ देखकर बहुत जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक एक्सप्लोसिव पावर थी। और फिर दूसरा, तीसरा, पूरा काउंटी ऑफिस का मेन गेट एक डेमोनिक पार्टी में बदल गया। 3000 से ज्यादा लोग स्पाइसी पेपर चिकन खा रहे थे और फिर खाने की आवाजें, हड्डियों के चबाने की आवाजें, मसालों की वजह से निकलने वाली फुफकार और उन मज़दूरों की जानवरों जैसी दहाड़ें, ये सब मिलकर एक बहुत ही वाइल्ड और खौफनाक सिम्फनी बना रहे थे। ली किंगजाओ और चेन चिंगजी सिटी वॉल से ये डीमन डांस देख रहे थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने देखा एक मजदूर ने चिकन खाने के बाद जोर से दहादर मारी और बगल वाली मिट्टी की दीवार पर एक मुक्का मारा। उस मजबूत दीवार में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उन्होंने देखा एक और मजदूर जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने 200 किलो का एक पत्थर उठाया और उसे लेकर पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। उन्होंने देखा वो सारे लोग जिन्होंने चिकन खाया था, उनके शरीर से भाप निकल रही थी, उनकी मसल्स सूज गई थी, नसें बाहर आ गई थी। वो इंसान नहीं, वो सच में नर्क से निकले हुए डेमन्स, राक्षस लग रहे थे। ये खाना नहीं है। चेन चिंगजी की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। ये फॉरबिडन ड्रग, प्रतिबंधित दवा है। ये डेमोनिक पोशन, जादुई काढ़ा है। उसने अपनी पूरी लाइफ में या किसी भी किताब में किसी ऐसी दवा के बारे में नहीं सुना था जो एक ही सेकंड में इंसान की ताकत को इतने खौफनाक लेवल तक बढ़ा दे। ये मार्शल आर्ट्स के लॉजिक से बिल्कुल बाहर था। ली किंगजाओ चुप थी। उसकी आंखें सिर्फ एक इंसान पर फोकस थी जो इस पूरे पागलपन का क्रिएटर था। मैं उसने देखा कि मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था और डर के मारे पीछे हट रहा था। मैं उन कार्ड्स के सामने खड़ा होकर उन पागलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। आराम से खाओ, धक्का मत दो, सालों मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, मुझे भी भूख लगी है। लेकिन मेरी वो आवाज उन हजारों जानवरों जैसी दहाड़ों में कहीं दब गई थी। ली किंगजाओ का दिल पूरी तरह से डूब गया। अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि रॉयल सीक्रेट एजेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में डेमोनिक सोल्जर्स वर्ड क्यों यूज किया था, क्योंकि ये लोग सच में एक डेमोनिक पोशन से पैदा किए गए राक्षस हैं।